एपिसोड 1 बनारस, भगवान शिव की नगरी और हमारी धार्मिक राजधानी। शाम का वक्त, 80 घाट, संध्या आरती, शंखों की गूंज और गंगा आरती के बीच दिव्या, जिसकी उम्र लगभग 20 बरस है, आगे आते हुए आरती देखने लगी। सामने पंडित जी महाआरती कर रहे थे। दिव्या लाल सूट पहने, आंखें बंद कर शंखों की गूंज में खो गई। जब उसने आंखें खोली तो सामने पंडित जी नहीं, एक नवयुवक जिसकी उम्र कुछ 23-24 के करीब महाआरती पकड़ा हुआ खड़ा था। उसने रॉयल ब्लू कलर का कोट और ब्लैक जीन्स पहन रखा था, पर दिव्या ने उसका चेहरा नहीं देखा तो सिर्फ हाथ में बना एक टैटू जिसमें ताज बना हुआ था। दिव्या कुछ और देखती इसके पहले लड़के के हाथ से आरती छूटने लगी। आग की लपट तेज थी और लड़के से अब अकेले महाआरती नहीं संभल रही थी। दिव्या ने आरती पकड़ ली और गिरने से बचा ली। दोनों साथ आरती करने लगे। दिव्या की नजरें घाट की ओर थी। अचानक लड़के की नजरें दिव्या की ओर गई। दिव्या के बाल बहुत घने और कमर तक थे। उसने सिर्फ क्लेचर लगा रखा था। खुले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे रंग में ओंठ के ऊपर का तिल बहुत अट्रैक्टिव था। लाल सूट, लाल लिपस्टिक। आदित्य ने दिव्या को देखा और उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बात लड़के का सेक्रेटरी कम दोस्त देखकर हैरान था। अचानक शंख तेज बजने लगे और सभी ने साथ में कहा, नमः पार्वती पत्ये, हर हर महादेव। आरती के बाद दिव्या ने आरती छोड़ दी और भीड़ में ही कहीं खो गई। दिव्या ने यहाँ वहां देखा और आवाज देने लगी, आभा, आभा, आभा कहाँ हो आप? आभा नीली चूड़ीदार सलवार और हल्की गुलाबी कुर्ती पहने हुए हाथ में प्रसाद लिए खाते हुए आ गई। आभा ने दिव्या को देखकर छेड़ते हुए कहा, ओए होए, कोई तो हैंडसम बंदे के साथ महाआरती कर रहा था। सब देखा मैंने। कौन था वो लड़का? दिव्या ने शर्माते हुए कहा, कौन था? हमें तो कुछ भी नहीं पता। कुछ भी बोल रही हो, हमने तो उन्हें देखा तक नहीं। आभा ने उंगलियां चाटते हुए कहा, पर मैंने देखा। कितने हैंडसम थे वो? छेड़ते हुए तुम कहो तो पता करें। दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें परेशान मत करो ना। आभा ने दोना फेंक कर कहा, नहीं करते, चलो, वरना वो घूसट वार्डन हमें परेशान कर देगी। नाक सिकोड़ कर नाटक करते हुए इतनी लेट कैसे हुआ? अब जाओ, अपनी फैमिली को लेकर आओ, तभी घुसने दूंगी। दोनों हंस पड़ी, पर दिव्या फैमिली का नाम सुनकर अंदर से रोने लगी। दोनों हॉस्टल के लिए निकल गई। लड़के का दोस्त अर्जुन लड़के के पास आकर बोला, आदित्य हुकुम सा, इतने बरसों में आज पहली बार हमने आपके चेहरे पर मुस्कान देखी। क्या इसका कारण वो लड़की थी? आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे कड़े स्वर में कहा, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है अर्जुन। मुस्कान और हमारा नाता बरसों पहले ही टूट चुका है। अब हम में कोई भाव नहीं बचे। अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए कहा, माँ माफ कीजिए, पर मुझे लगा आप उस लड़की को देखकर मुस्कुराए। अच्छा चलिए, हमारे जाने का वक्त हो गया है। आदित्य ने अपना कोट सही किया और कार में बैठ गया। अर्जुन ड्राइवर के पास आगे बैठ गया। अर्जुन ने अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, झूठे कहीं के, अपने दोस्त से भी झूठ बोलते हैं। मानता हूं इनका सेक्रेटरी हूं, पर दोस्त भी हूं। हमेशा राजा बने बैठे रहते हैं। आदित्य ने झूठ मुटका खांसते हुए कहा, कुछ कहा तुमने? अर्जुन ने हबड़ाते हुए कहा, न नहीं तो, कुछ सुना आपने? आदित्य खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे वही लड़की दिखी। वो उसे देख एक बार फिर मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने मिरर में देखा तो आदित्य मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने बाहर देखा तो वही लड़की अपनी सहेली के साथ बातें करते हुए बगल में स्कूटी से जा रही थी। आभा स्कूटी चला रही थी। दिव्या ने हंसते हुए कहा, किसी का इतना भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए आभा। आभा ने मुंह बनाकर कहा, वो कौन सा सुन रही है? और तुम ना सबकी वकील बनना बंद करो। बीबीए कर रही हो, एलएलबी नहीं। दिव्या ने कहा, पर और इसमें गलत क्या है? वो ऐसे ही तो करती है, सेम टू सेम। अर्जुन ने वापस आदित्य को देखा तो वो अब भी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने मन में कहा, तो ये माजरा है। अर्जुन ने चुपके से दिव्या की तस्वीर ले ली और इनकी कार स्कूटी से आगे निकल गई। कुछ देर बाद अर्जुन ने आदित्य को देखकर कहा, हुकुम सा, आप माने या ना माने, आपको उनसे कुछ तो है। आदित्य ने गुस्से में कहा, हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है। इतनी बड़ी रियासत है, उन्हें संभाले या इस दिल को, और दोबारा कभी भूल से भी हमसे ऐसा कुछ मत कहिएगा। अर्जुन ने नजरें झुका ली तो आदित्य वापस बाहर देखने लगा। अर्जुन ने अपने फोन से कुछ जासूसों को दिव्या की फोटो भेजकर दिव्या के बारे में पता करने के लिए कहा तो अगले दिन ही उसे पता चला कि दिव्या अनाथ है और कॉलेज स्कॉलर से हॉस्टल में रह रही है। दिव्या का बीबीए का सेकंड ईयर चल रहा है। इत्तेफाक से जिस हॉस्टल में दिव्या रहती है उसमें हुकुम सा का बहुत दबदबा है। अर्जुन ने अगले दिन जाकर ही वार्डन को दिव्या की तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को ध्यान से देखो, ये हुकुम सा को पसंद आ गई है, पर वो मानेंगे नहीं। इसे कुछ बहाना करके हॉस्टल से निकाल दो। मैं इसे सहारा देने के बहाने अपने साथ ले जाऊंगा। अगर मेरा शक सही निकला तो यही बनेगी राजस्थान की रियासत की हुकुमरानी सा। अर्जुन चला गया। आभा और दिव्या कॉलेज से आए तो देखा वार्डन दिव्या का सामान उठाकर बाहर फेंक रही थी। दिव्या ने परेशान होकर कहा, क्या हुआ मैम? कुछ हुआ है क्या? हमसे कोई गलती हो गई? वार्डन ने गुस्से में कहा, तुमने पिछले महीने भी पैसे नहीं दिए। ये हॉस्टल है, कोई धर्मशाला नहीं। और बखूबी जानती हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को अनाथ बनकर झूठ बोलती हो।
हो सकता है तुम्हारे सभी रिश्तेदार हो, पर तुम घर से भागी हो। अब तो तुम्हें अंदर आने तभी मिलेगा जब तुम अपने परिवार को लेकर आओगी। दिव्या ने रोते हुए कहा, मैम हम झूठ क्यों बोलेंगे, हमारा सच में कोई नहीं है। बस 1 साल की और बात है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम स्कॉलर के पैसे आते ही सारी फी पे कर देंगे, प्लीज। वार्डन ने उसका बैग बाहर फेंका और बोली, नहीं आएगा स्कॉलर का पैसा। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती नहीं हो, फेल होकर बैठोगे। आभा ने गुस्से में दिव्या से कहा, देख लिया सीधे मुंह बात करके। आभा ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त से ऐसी बात करने की। वो टॉपर है, 96% बने हैं फर्स्ट ईयर में, और तुम ऐसे बात करते हैं किसी से। वार्डन ने एक आदमी को आवाज देकर कहा, ये ज्यादा बोल रही है, फेंको इसका भी सामान बाहर। आभा ने कहा, अरे तुम क्या फेंकोगे, मैं खुद यहां से जा रही हूं, चल दिव्या। दिव्या ने रोते हुए कहा, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ये ऐसे शाम को कैसे निकाल सकती है। आज रात बस रहने दीजिए, हम कल चले जाएंगे, पक्का। वार्डन ने तीखे स्वर में कहा, शायद रह लेने देती, अगर तुम्हारी ये दोस्त मुझसे बदतमीजी नहीं करती। अब निकलो यहां से। आभा ने जाते हुए उसे उंगली दिखाई और बाकी तमाशा देख रही लड़कियों से कहा, तुमने दिव्या के लिए कुछ नहीं कहा ना। एक दिन ऐसे ही यह वार्डन तुम्हें भी बेवजह बाहर फेंक देगी, तभी कुछ नहीं बोल पाओगी। इस अनजान शहर में दिव्या के पास तो मैं हूं, और मेरे पास घर, पर तुम बाहर से आए लड़कियों के पास ना तो ऐसी दोस्त है, ना यहाँ घर। तुम्हें ही अब एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, वरना इन जैसी वार्डन की कमी नहीं है। आभा दिव्या का हाथ पकड़कर बाहर ले आए और अपने साथ स्कूटी में कहीं लेकर जाने लगी। दिव्या ने बीच में गाड़ी रोका कर कहा, नहीं आभा, हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, प्लीज हमें छोड़ दो, तुम जाओ, तुम्हारे फैमिली वाले पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे हमें देखकर। आभा ने हक से डांटते हुए कहा, मेरी फैमिली तेरी फैमिली नहीं है क्या, हमारे बीच में कब से तेरा मेरा होने लगा दिव्या। दिव्या ने अटकते हुए कहा, पर हम ऐसे अचानक तो नहीं जा सकते ना, कल तुम अपनी फैमिली से बात कर लेना, फिर सोचते हैं। पर हम नहीं चाहते कि आज हम बिना बताए ऐसे पहुंच जाए और किसी को हमारा आना बुरा लगे। आभा ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तू बाहर खड़ी रहना, पहले मैं अंदर जाऊंगी और सबको बता दूंगी, फिर तू आ जाना, ठीक है। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आभा उसे अपने घर ले गई और अंदर चली गई। दिव्या बाहर खड़े खड़े ये सोच रही थी कि उसके कारण उसकी सहेली को भी डांट ना पड़ जाए। वो जानती थी कि आभा कभी भी उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगी, फिर भी दिव्या सामान उठाकर निकल गई। दिव्या ने मन में कहा, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण तुम्हें डांट पड़े, आज नहीं तो कल हम अपना देख लेंगे, कोई ना कोई हॉस्टल तो मिल ही जाएगा। आभा अपने घर के अंदर गई तो उसकी माँ मीरा उसे देखकर बहुत खुश हुई और आकर गले लगकर बोली, मेरी आभा बेटा, कितने दिनों बाद देखा है तुझे। मीरा को अचानक याद आया कि आभा तो हॉस्टल में रहती है, तो वह घर कैसे आ गई, और वह भी इतनी रात को। मीरा ने उसे डांटे हुए कहा, तुमने हॉस्टल में कुछ गड़बड़ तो नहीं की, तुम्हें भगा दिया गया है ना। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। आभा ने सबको आवाज देते हुए कहा, दादी, पापा, भाई, कहाँ हैं आप सब, देखिए मैं आई हूँ, मैं। सभी आंखें मलते हुए अपने अपने कमरे से आकर उसे देखने लगे। दादी माँ ने चश्मा लगाकर देखा और कहा, अरे मेरी आभा बिटिया आई है। आभा ने उनके पास जाकर गले लगकर कहा, हाँ दादी, और आप जानती है मैं अपने साथ क्या लाई हूँ। दादी, क्या। आभा, मेरी प्यारी सहेली दिव्या। माँ, आपके ना रहने पर वो हॉस्टल में मेरा आपके जैसे ही ख्याल रखती थी, बेचारी अनाथ है, वार्डन ने हम दोनों को बाहर निकाल दिया। इतनी रात में वह बेचारी कहाँ जाती तो मैं उसे घर ले आई। आप ही तो कहती है ना, हमें जितनी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, और खासकर तब जब किसी ने हमारी मदद की हो। वो 1 साल हमारे साथ रह सकती ना। आप मानेंगे नहीं, वो बहुत ज्यादा आत्मसम्मान वाली है, उसे लगा आप लोगों को बुरा ना लगे तो वो अंदर ही नहीं आए। मीरा ने कहा, क्या, बुला लो ना बेटा अंदर। आभा खुशी से बाहर गई, पर यह क्या, देखा तो दिव्या दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। आभा ने बहुत आवाज पर थी पर कोई जवाब नहीं मिला तो वो वापस अंदर आ गई। मीरा और दादी ने साथ में कहा, कहाँ है वो। आभा, माँ, वो नहीं है, मैंने कहा था ना, वो बहुत आत्मसम्मान वाली है, शायद चली गई। मीरा ने परेशान होते हुए कहा, ऐसे कैसे चली गई, और कहाँ चली गई, जा और जाकर ढूंढ उसे। अमित बेटा, तू भी साथ जा और ढूंढ उसे। आभा और अमित स्कूटी में दिव्या को ढूंढने के लिए निकल गए। दिव्या काफी दूर निकल गई थी, रात होने के कारण कुछ लड़के बाहर उसे छेड़ने लगे। दिव्या ने डरते हुए कहा, हमें जाने दीजिए। लड़के ने उसका दुपट्टा छीनते हुए कहा, शरीफ घरों की लड़कियां यूं रात को बाहर नहीं निकलती, तुम जैसी को हम अच्छे से जानते हैं, पहले तो खुद रोड में निकलोगी, फिर हमें दोष दोगी। दिव्या डर गई और भागने लगी। उन लड़कों में से दाढ़ी वाले ने कहा, कितना भागेगी, और कब तक, तू अकेली है और हम 5। दिव्या डरकर तेज भागने लगी। आदित्य सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही बनारस में था, इसलिए वो रात में बनारस की खूबसूरती देखने के लिए बाहर निकल पड़ा था। दिव्या भागते हुए आई और अचानक उसके पीछे छुप कर कहा, प्लीज हमें बचा लीजिए,
हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आदित्य ने उसका चेहरा देखना चाहा, पर दिव्या उसके पीछे उसे कसकर पकड़कर खड़ी रही। दिव्या की नजर उसके हाथ पर गई तो उसे वही टैटू दिखा। दिव्या ने मन में कहा, ये तो वही है। आदित्य को देखकर लड़के रुक गए और हंसते हुए कहा, चलो भाई, जैसे 5 वैसे 6, पकड़ो इस लड़की को। आदित्य ने महसूस किया कि दिव्या कपकपा रही थी और रोने लगी थी। जैसे ही लड़के ने हाथ में दिव्या की चुन्नी लपेटी और दिव्या को पकड़ने के लिए करीब आने लगा, आदित्य ने उसके पीठ पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। आदित्य, एक लड़की को परेशान कर रहे हो, शर्म नहीं आती? दाढ़ी वाले ने कहा, नहीं आती। क्या कर लोगे? आदित्य, क्या कर लूंगा? अब तो बोलकर नहीं कर कर ही दिखाऊंगा। दिव्या ने डरकर आदित्य को और जोर से पकड़ लिया। आदित्य ने उसे साइड किया और आगे जाकर लड़कों से लड़ने लगा। मारपीट में उसे भी लगने लगी। दिव्या ने रोते हुए कहा, आप हमारे लिए रिस्क मत लीजिए। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, चोटिल हालत में आपको कैसे संभालेंगे? आदित्य ने दोनों हाथों से एक एक लड़के की गर्दन पकड़ी और दिव्या की ओर देखकर कहा, कितना बोलती हैं आप, सिचुएशन भी नहीं देखती? दिव्या चुपचाप खड़ी उसे देखने लगी। आदित्य की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी, कोई एक बार देख ले तो उससे नजर ना हटे। दिव्या पहली बार आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने लड़के के हाथ से दिव्या की चुन्नी खींची और लेकर उसके पास आ गया। उसने दिव्या को चुन्नी उड़ाते हुए कहा, आप इतनी रात में बाहर क्यों निकली? दिव्या ने उसकी बात पर ध्यान दिया और बोली, वो, हम जिस हॉस्टल में रहते हैं, वहां की वार्डन ने हमें रात में ही बाहर निकाल दिया। आदित्य, पर क्यों? दिव्या, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हम अनाथ हैं। आप ही बताइए, कोई इतना गंदा झूठ क्यों बोलेगा? आदित्य को दिव्या की आंखों में सच दिखा, और वो भी अनाथ होने का दर्द जानता था। उसने दिव्या को अपनी कार में बैठाया और अपने साथ उसके हॉस्टल ले गया। दिव्या ने कार से उतरकर कहा, वो, हम यहाँ नहीं जाना चाहते, उन्होंने हमें बहुत बेइज्जत किया। आदित्य, मैं साथ हूं ना? दिव्या ने मासूमियत से कहा, हमारी दोस्त भी तो साथ थी, तब उसने हमारे दोस्त की भी बेइज्जती की। हम नहीं चाहते कोई हमारी वजह से आपकी बेइज्जती करे। आपने तो हमारी इज्जत बचाई है, हम आपकी बेइज्जती कैसे होने दे सकते हैं? आदित्य को दिव्या की ये बात बहुत पसंद आई। उसने दिव्या का हाथ थामकर अंदर लाते हुए कहा, हमारी बेइज्जती कर सके इतनी किसी में दम नहीं। दिव्या ने वार्डन की शक्ल देखी और घबरा गई। वार्डन दिव्या को आदित्य के साथ देखकर समझ गई कि अर्जुन उसे झूठ नहीं कह रहा था, और उसने खुश होते हुए मन में कहा, लगता है इस पर बड़ा फंड आने वाला है। आदित्य ने गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हरकत थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को इतनी रात को हॉस्टल से निकालने की? मैं आपका ये हॉस्टल ही बंद करवा सकता हूँ। वार्डन ने घबराकर कहा, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो जो किया आपकी खुशी के लिए किया। आदित्य, मेरी खुशी? आप जानते भी हैं ये लड़की मुझे सड़क पर किस हाल में मिली, इसमें मेरी खुशी है? वार्डन ने उससे जबान लड़ाना ठीक ना समझा और बोली, सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आदित्य, होनी भी नहीं चाहिए। इसका सामान रखो अंदर और इसे कोई भी परेशानी होनी चाहिए। दिव्या ने उदास होते हुए नम आंखों से कहा, आपने हमारे लिए इतना किया उसके लिए थैंक यू, पर अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। जहाँ हमारी बेइज्जती हो, हम वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहेंगे। दिव्या ने हाथ जोड़े और अपना सामान लेकर बाहर चली गई। आदित्य को मन ही मन दिव्या की अदाएं भा गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। बाहर आकर देखा तो दिव्या सामान उठाकर पैदल पैदल जा रही थी। आदित्य दिव्या को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए पीछे पीछे आकर कहा, कार में बैठ जाओ। आज रात के लिए जहां मैं रुका हूं, तुम भी वहां रुक सकती हो। सुबह होते ही दूसरे हॉस्टल में बात करने चलेंगे। दिव्या ने सामान नीचे रखकर हाथ जोड़कर कहा, नहीं, जितना आपने किया वही बहुत है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। आदित्य, देखिए, मुझे बार बार किसी से कहने की आदत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए कह रहा हूं, आज रात के लिए सेफ जगह है, चलो। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ आकर कार में बैठ गई। आदित्य की कार बहुत बड़ी थी। दिव्या ने कुछ पल रुककर कह ही दिया, कार बहुत महंगी होगी ना? आदित्य ने कुछ नहीं कहा तो वो हंसकर बोली, हाँ, आपको कहाँ पता होगा, हो सकता है कार आपके मालिक की हो और आप बस ड्राइवर हो। वैसे अच्छी लाइफ है आपकी, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे ना? हाँ, ड्राइवर बनने के लिए ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं, पर कम से कम 12वीं पास होंगे ना? आदित्य समझ गया कि वो क्या है, ये दिव्या अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। आदित्य का जैसा नेचर था उस हिसाब से उसे गुस्सा आना चाहिए था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य, कार मेरी है और मैं किसी का ड्राइवर नहीं। दिव्या को अंदाजा हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो उसने अपनी जुबान संभालते हुए कहा, सो सॉरी, वो हमारे मुंह से निकल गया, हमारा वो मतलब नहीं था। आदित्य, होटल में रूम बुक करा दिया है, 205, आज रात वहीं रुक जाओ। दिव्या ने हैरानी से कहा, क्या? होटल? मतलब आप घर में नहीं रुकवाने वाले थे? पर ऐसे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, हम एक और एहसान नहीं ले सकते। आदित्य ने आज पहली बार मजाक करते हुए कहा, तो क्या मेरे कमरे में रुकेंगी?
दिव्या ने सोचते हुए कहा, हमें तो आप शरीफ ही लगते हैं, आपके साथ रूम बांटने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदित्य, पर मुझे है। इतना बोलने वाली लड़की के साथ मैं एक दिन तो क्या 1 घंटा भी नहीं रह सकता। होटल पहुंचते ही आदित्य ने उसे कमरा दिखाया और कहा, अगर कुछ चाहिए तो सामने वाला कमरा मेरा है, बोल देना। इतना कह वो अपने कमरे में चला गया। दिव्या का फोन बंद हो गया था, उसने उसे चार्ज पर लगाया। दिव्या को रात में आभा से बात करके सोने की आदत थी। अब उसे खालीपन लग रहा था और यहाँ होटल में वो उसके अलावा किसी को जानती भी नहीं थी। दिव्या आदित्य के कमरे के सामने आकर मन में बोली, बेल बजाऊं या नहीं? सो गए होंगे तो, पर मुझे तो भूख भी लगी है, एक बार देख लेती हूँ। अगर इनके पास कुछ खाने का हुआ तो थोड़े पैसे देकर खा लूंगी। हमारा पेट तो 2 पैकेट बिस्किट में भी भर जाता है, उसके लिए यहाँ इतना महंगा खाना लेने की क्या जरूरत है? इतनी रात हो गई है, दुकानें भी बंद होगी, इनसे ही पूछना पड़ेगा। दिव्या बेल बजाने वाली थी कि आदित्य ने दरवाजा खोल कर कहा, आओ अर्जुन, क्या खबर? आदित्य ने देखा सामने अर्जुन नहीं दिव्या खड़ी है और वो सिर्फ पैंट में है, तो झटके से दरवाजा बंद कर दिया। दिव्या भी शर्मा गई और खुद के सर पर मारते हुए कहा, क्या जरूरत है इतनी रात में किसी को परेशान करने की? आदित्य ने शर्ट पहनी और दरवाजा खोलकर कहा, तुम, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? दिव्या ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ, वो हमें भूख। आदित्य, वो हाँ, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खाना भिजवा दूंगा। दिव्या, कुछ सस्ता सा नहीं पड़ा, जैसे बिस्किट? आदित्य, नहीं। दिव्या, तो अब, अच्छा, आप जो सबसे कम रेट में आ जाए वो मंगा दीजिएगा। दिव्या वापस अपने कमरे में चली गई। आदित्य वापस आया और शीशे में अपनी शक्ल देखकर कहा, मैं शक्ल से गरीब लगता हूँ क्या? ये लड़की मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है? डोर बेल बजी। आदित्य ने दरवाजा खोला और बिना देखे ही कहा, पहुंच जाएगा थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में खाना, थोड़ा रुक तो जाओ। सामने अर्जुन था, उसने आदित्य को ऐसे देखकर कहा, हुकुम सा, कोई था क्या, या आप किसी और की अपेक्षा कर रहे थे? आदित्य, नहीं नहीं, कोई नहीं। अर्जुन, तो घाट वाली चिड़िया थी क्या? वो दाना तो आप किसी को डालते नहीं। आदित्य ने रूडली कहा, अर्जुन, अपने काम से काम रखो, हमने कहा ना, हमें कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। अर्जुन ने सीरियसली कहा, जी हुकुम सा। आदित्य ने अर्जुन को घूरकर देखा और कहा, कहीं तुमने ही तो? अर्जुन, मैं समझा नहीं। आदित्य, पर मैं सब समझ गया, ये सारा किया धरा तुम्हारा है ना? तुमने ही उस लड़की को हॉस्टल से निकलवाया। जानते भी हो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी वो। 5 लड़के पड़ गए थे उसके पीछे। आज मैं ना बचाता तो न जाने क्या होता उसके साथ। दोबारा तुम कभी मेरे बारे में मत सोचना। मैं तुम्हें कितने बार कह चुका हूं मुझे शादी नहीं करनी, पर तुम हो कि एक ही रट लगाए हुए हो। अर्जुन, एक न एक बार तो सभी को प्यार होता है हुकुम सा। आदित्य, पर मुझे कभी नहीं हो सकता अर्जुन, कभी नहीं। आदित्य ने दिव्या के रूम में खाना भेजा। दिव्या ने उसका बिल खुद ही पे कर दिया। आदित्य को जब ये पता चला तो उसने मन में कहा, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसमें इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हो। आभा और अमित को दिव्या नहीं मिली तो वो वापस घर चले गए। दिव्या को ध्यान आया कि आभा परेशान हो रही होगी, तो उसने उसे फोन लगा लिया। दिव्या ने सांस भरकर कहा, हेलो। आभा ने परेशानी से कहा, कहाँ हो दिव्या, और इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहे हैं, फोन क्यों बंद आ रहा था? दिव्या ने शांत भाव से कहा, वो सुबह से फोन चार्ज नहीं किया था तो बैटरी नहीं थी। आभा, पर तुम हो कहाँ? दिव्या, हम सेफ है। आभा ने गुस्से में कहा, खुद को मेरी दोस्त रहती हो और तुम्हें मैं अपने घर लाई तो भाग गई। दिव्या ने उदासी से कहा, सॉरी, पर हम वादा करते हैं कल सुबह होते ही हम तुम्हारे घर के बाहर होंगे। आभा, तुझे पता भी है यहाँ मेरे घर वाले कितना परेशान हो रहे हैं तेरे लिए। दिव्या, सबको हमारी तरफ से सॉरी बोल देना। आभा ने मुंह बनाकर कहा, चल ठीक है, सेफ रहना। ओए एक मिनट, कहीं कहीं तुझे वो घाट वाला लड़का तो नहीं मिल गया? दिव्या ने हैरानी से कहा, क्या? आभा हंस पड़ी और बोली, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हैंडसम लड़के बार बार कहाँ टकराते हैं, और तेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। चल अच्छा ठीक है, गुड नाइट। आभा ने फोन रख दिया। दिव्या उस लड़के के और उसके हाथ के टैटू के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते दिव्या सो गई। आदित्य ने सुबह दिव्या के कमरे में चाय भेजी, तब उसे पता चला कि अब उस कमरे में दिव्या नहीं है। आदित्य, ये लड़की फिर कहीं किसी मुसीबत में फंसने तो नहीं चली गई? अर्जुन ने आते हुए कहा, क्या हुआ हुकुम सा? आदित्य, वो लड़की? अर्जुन, कौन? दिव्या। आदित्य दिव्या का नाम नहीं जानता था। आदित्य, कौन दिव्या? अर्जुन, वही जिसे कल रात आप कुछ लड़कों से बचाकर हमारी नजरों से छिपाकर सामने के कमरे में लाए थे। आदित्य, कहाँ है वो अब? अर्जुन, अपनी दोस्त आभा के घर चली गई है। आदित्य ने रिलैक्स होते हुए कहा, तब तो ठीक है। अर्जुन ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, आप उसके लिए परेशान थे, आप सिर्फ एक लड़की के लिए परेशान हो गए? आदित्य ने भाव बदलते हुए कहा, हम क्यों किसी के लिए परेशान होंगे? अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, सुबह उठते ही उसकी फिक्र में लग गए और कह रहे हैं क्यों परेशान होंगे। आदित्य, कुछ कहा आपने? अर्जुन ने नामे सर हिलाया और चला गया।
आदित्य, कुछ तो खास है उनमें। खैर, हमें क्या। आदित्य कुछ फाइल्स देखने लगा। दिव्या आभा के घर पहुंची और नेम प्लेट में देखा सिंह हाउस। दिव्या हिचकिचाते हुए अंदर आई। मीरा ने उसे देखा तो बहुत आदर के साथ अंदर ले आए। मीरा, बेटा, कल रात यहां से चली क्यों गई थी? तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। दिव्या ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी आंटी। अमित सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया तो वो दिव्या को देखकर रुक गया। मीरा ने दिव्या को अमित की ओर इशारा करके बताया, ये है मेरा बेटा और आभा का बड़ा भाई। दिव्या ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। अमित, हाय। मीरा दिव्या को आभा के कमरे में ले गई। देखा तो आभा सो रही थी। मीरा ने उसका चादर खींचते हुए कहा, उठ जा अलाल, देख तेरी सहेली आई है। सहेली का नाम सुनते ही आभा उठ गई। आभा ने दिव्या को देखा तो खुशी से उसके गले लगकर बोली, थैंक गॉड तू ठीक है। दिव्या, हम तो ठीक हैं पर तुम्हें क्या हुआ? इतनी देर तक क्यों सो रही थी? मीरा ने आभा को मुंह बनाकर कहा, ये तो है ही ऐसी, कोई उठाना तो महारानी 12 बजे तक सोए। दिव्या, नहीं आंटी, हॉस्टल में तो ये 7 बजे उठ ही जाती है। आभा ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि तुम सोने ही कहाँ देती हो। माँ, हॉस्टल के रूम में ये महारानी 5 बजे से उठकर नहाकर पूजा करने लगती थी। अब बताओ भला, घंटियों के शोर से इंसान उठेगा नहीं तो क्या करेगा? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आंटी, उसके बावजूद ये नहीं उठती थी। जब 7 बजे इनका चादर छीनकर पंखे बंद करके खिड़कियां ना खोल दो, इनकी नींद ही भी जाती थी। मीरा, ठीक है बेटा, तुम सामान रख लो, मैं नाश्ता बनाकर आती हूँ। मीरा चली गई। आभा, मेरे घर आते ही मेरे घर वालों पर जादू करना शुरू कर दिया तूने। दिव्या, क्या बोल रही हो? हम भला क्यों जादू करेंगे? आभा उठकर बाथरूम में चली गई। दिव्या ने अपना बैग एक किनारे रखा। देखा तो आभा का कमरा बहुत फैला हुआ था। दिव्या ने झाड़ू उठाई और सफाई करने लगी। दिव्या सफाई करते हुए कोई राजस्थानी गीत गा रही थी। आभा नहाकर आई और उसे टोकते हुए कहा, तू राजस्थानी गा रही थी? दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, सही पहचाना। असल में हम राजस्थान से ही है, वहां छोटा सा घर है हमारा। आभा ने हैरानी से कहा, तू राजस्थान से है? सच? दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, हमने तुम्हें बताया तो था कि हम राजपूत हैं। आभा, तो तू राजस्थान छोड़कर यहाँ कैसे? दिव्या, पढ़ाई के लिए आए थे ना। बस, अब 1 साल का और नाता है इस शहर से, उसके बाद हम हमारे राजस्थान लौट जाएंगे। आभा ने हैरानी से कहा, तू सच में? दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। मीरा हाथ में ट्रे लिए हुए अंदर आई और कहा, लो, गर्मा गर्म चाय भजिए तैयार है। आभा ने प्लेट लेते हुए कहा, थैंक यू माँ। मीरा ने ताज्जुब से कहा, थैंक यू? वो भी तेरे मुंह से? मीरा ने दिव्या की ओर देखकर कहा, अच्छा, तो संगति का असर पड़ गया है। मीरा ने मुस्कुराकर दिव्या को चाय देते हुए कहा, बेटा, ऐसे ही इसे सुधार देना पूरा। इतने सालों में हम तो सुधार नहीं पाए, क्या पता 1 साल में तुम ही सुधार लो। तीनों साथ बैठकर चाय पीने लगी। मीरा, अरे, मैं गैस पर दूध चढ़ाकर आई थी, आती हूँ। मीरा के जाते ही आभा ने दिव्या से पूछा, कल रात कहाँ रुकी तुम? तुम्हारा तो इस शहर में कोई नहीं है। दिव्या, ब्लू पैलेस होटल। आभा ने उसे मुंह खोलकर हैरानी से देखा और बोली, वो तो बहुत महंगा है। तुम्हारे पास वहां रुकने के पैसे कहाँ से आए? दिव्या ने आभा को शुरू से एक एक करके सब कुछ बता दिया। आभा हैरानी से सब सुनती रही। दिव्या ने बात खत्म करते हुए कहा, ये हुआ था। आभा ने अचानक हंसते हुए कहा, तू इतनी देर से मुझे उल्लू बना रही थी ना? ये सब मजाक था ना? दिव्या ने सीरियस होकर कहा, नहीं, ये सब सच है। आभा ने एक भौं उठाकर कहा, अच्छा, तो बता, उनका नाम क्या था? दिव्या, वो तो हमने पूछा ही नहीं। आभा ने जोर से हंसकर कहा, देखा, पकड़ी गई ना? तुम इतनी देर से झूठ कह रही थी, पर 1 मिनट, तुम तो झूठ नहीं कहती। दिव्या, नहीं मानना तो मत मानो। दिव्या नीचे हॉल में चली गई। उसकी नजर गई कि दादी माँ रामायण पढ़ रही है, तो वो उठकर उनके पास चली गई और बैठकर सुनने लगी। दादी ने पाठ खत्म किया और रामायण के हाथ जोड़कर उठ गई। दिव्या, नमस्ते दादी। दादी ने चश्ता ठीक करके उसे देखा और बोली, मेरी याददाश्त खराब हो गई है क्या? हम अमितवा का ब्याह करा लाए और मुझे याद ही नहीं। दिव्या ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं दादी, मैं तो दिव्या हूँ। आभा ने आते हुए कहा, दादी, ये है मेरी 9th क्लास की दोस्त दिव्या, और आपको पता है, ये आपके मायके साइड की है। मीरा ने आते हुए हैरानी से कहा, दिव्या राजस्थान की है? आभा, हाँ मम्मी। मीरा ने दादी को चाय दी और दिव्या से पूछा, बेटा, राजस्थान में कहाँ से? दिव्या, जी, जोधपुर। मीरा ने खुश होकर कहा, जोधपुर? दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। मीरा, तो कभी आएंगे हम भी पूरी फैमिली के साथ, हमें जयपुर और जोधपुर घुमा देना, सुना है बड़ा ही खूबसूरत है राजस्थान। दादी ने स्माइल करके कहा, हाँ, हमारा राजस्थान। दिव्या, अभी तो मैं ही पूरा राजस्थान नहीं घूमी। 8वीं में थी जब माँ बापू सा ने मुझे बनारस के हॉस्टल में डाल दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरी माँ बापू की डेथ हो गई और मैं उसके बाद अब तक राजस्थान नहीं गई। मेरी माँ चाहती थी मैं राजस्थान से दूर रहूं, पर क्यों?
छोटा ही सही, कम से कम वहां हमारा घर तो है। यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आभा, मैं तो हूं ना। स्माइल करते हुए, और डोंट वरी, मेरे पास सब कुछ है। जो मेरा है सब तेरा है। मीरा ने एक्साइटमेंट में कहा, कुछ गाना सुनाओ ना, राजस्थानी में। दिव्या ने शर्माते हुए कहा, हम कैसे? नहीं नहीं, हम नहीं। आभा ने भी जोर देते हुए कहा, अरे गाओ ना दिव्या, मुझे भी सुनना है। प्लीज मेरे लिए। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया और आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसके सामने आदित्य की शक्ल आने लगी। दिव्या गाने लगी, हम मैं मरवण थे साल पियाजी, महारे नैनारी थे पर भाहो पियाजी। महारो रूप सुहानो, महाने लागे राज महारो, ढोला और मामा 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 ढोला और मारू। दिव्या को याद आने लगा कि कैसे आदित्य ने उसे उन लड़कों से बचाते हुए मारपीट की थी। उसने आगे गाने शुरू किया, परदेसा जाके बैठे ये मारे पिया। ओ जी पिया, घरा आओ बिजो थारी बांट लिया। ओ जी पिया आ करजा को घाई जे, महारो संदेशो, ताखा पे लिखियो, महारो अनेशो। आखन लावे भर आए पिया महारी, अब घर आओ निखे पैगा पिया जी। थानी मनी या दूरी महाने लागे पान जैसी। ढोला मारू ओ ढोला और मारू। दिव्या ने आंखें खोली तो सामने मीरा और आभा थी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत ही मीठा सुर था बेटा। आभा ने मुस्कुराकर कहा, आखिर सहेली किसकी है? तीनों मुस्कुरा दी। कुछ महीने बीत गए। अमित दिव्या को देखकर उससे नजरें चुराता था, ना जाने क्यों। एक दिन मीरा हाथों में कुछ तस्वीरें लिए हुए आभा के कमरे में आकर बोली, आभा, दिव्या, बेटा देखो। दिव्या सोफा सही कर रही थी, मुड़कर बोली, जी आंटी। मीरा ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों भी अमित के लिए लड़की चुनने में मदद करो। आभा ने मीरा के हाथ से तस्वीर ली और सबसे सुंदर लड़की की तस्वीर निकालकर बोली, ये अच्छी है, इससे मिलकर देखते हैं। मीरा ने देखा दिव्या बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मीरा ने तस्वीर टेबल पर रखकर कहा, दिव्या बेटा, तुम क्यों नहीं देख रही? दिव्या ने हल्की स्माइल लाकर कहा, चेहरा देखने से किसी की फितरत समझ में नहीं आती आंटी। हम चेहरा देखकर क्या करेंगे? आप अमित जी के लिए शक्ल से नहीं, बल्कि दिल से सुंदर लड़की लाइएगा। मीरा, तुम्हें कैसा ससुराल चाहिए? दिव्या एक पल के लिए इमेजिनेशन में खो गई और आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, भरा पूरा परिवार, जहां हमारी नंद हो, एक छोटा देवर हो, प्यारी सी सासू माँ हो, तीखे से ससुर जी हो, और हमें समझने वाले पतिदेव हो। मीरा ने तस्वीरें साइड की और दिव्या की ओर प्यार से देखकर कहा, मुझे तुम जितनी ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए दिव्या। क्या तुम हमारे अमित से? दिव्या ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए, पर ऐसा सोचिएगा भी मत, हम अभी शादी नहीं करना चाहते। मीरा, पर क्यों? दिव्या, माफ कीजिए आंटी, पर आपने ऐसा क्यों कहा? क्या अमित जी ने आपसे ऐसा कुछ कहा? मीरा ने उदासी से कहा, नहीं, उसने भी नहीं कहा, पर मैं जानती हूं कि वो तुम्हें पसंद करता है। कुछ इस तरह से तुम्हें देखकर नजरें चुराता है, साफ समझ आता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। दिव्या, 3 महीने ही बचे हैं हमारे इस शहर में। हम नहीं जानते हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पर इतना जरूर जानते हैं, जो लिखा होगा वही मिलेगा। हम आप लोगों के साथ इतने महीनों से है, साथ खाना, साथ घूमना, सब किया है, इसलिए आपका हमसे लगाव हो जाना जायज है। मीरा, ठीक है बेटा। मीरा चली गई। आभा कुछ प्रोजेक्ट का सामान लेने बाजार चली गई। दिव्या असाइनमेंट बनाते हुए अचानक आदित्य को याद करने लगी। उसके हाथ का वो टैटू दिव्या को बार बार याद आ रहा था। यूं तो दिव्या ने उसे एक बार ही नजर भर कर देखा था, पर आदित्य उसकी आंखों में बस गया था। दिव्या ने सर हिलाकर कहा, क्या सोच रही हूं मैं भला उन्हें क्यों याद कर रही हूं? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी इज्जत बचाई थी, पर मुझे उनका नाम तो पूछ ही लेना चाहिए था। दिव्या ने असाइनमेंट साइड किए और बोली, कोई याद वाद नहीं आ रही हमें उनकी, और क्यों आएगी भला? वो कौन से हमारे रिश्तेदार है? दिव्या ने समय देखा तो शाम हो गई थी। वो घाट की संध्या आरती के लिए चली गई। दिव्या आरती में मन लगाकर पूजा कर रही थी। अचानक से उसे किसी का धक्का लगा और उसकी आंखें खुल गई। दिव्या ने मुड़कर देखा तो पीछे आदित्य खड़ा था। उसे आंखें बड़ी हो गई और उसने वापस सामने मुड़कर आंखें बंद करके कहा, ये कैसे हो सकता है, ये इतने महीनों बाद? आदित्य को किसी का धक्का लगा और वो दिव्या के ऊपर गिर गया। सॉरी, आदित्य ने कहा और ठीक से खड़ा हो गया। दिव्या ने उसकी शक्ल देखी तो आदित्य भी उसे पहचान गया। आदित्य ने उसकी ओर उंगली करके कहा, दिव्या, राइट? दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आदित्य, उस दिन तुम होटल से मुझे बिना बताए क्यों चली गई? इतना सुन दिव्या ने आसपास देखा तो बहुत से लोग उन्हें घूर रहे थे। दिव्या ने गुस्से में कहा, पूरा कहा कीजिए। आदित्य समझ गया कि लोग ऐसे क्यों देखने लगे, तो उसने उन्हें आंखें दिखा दी। सभी आरती में ध्यान देने लगे। आदित्य, मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। दिव्या, नाम तो आपने जान ही लिया, पूरा नाम दिव्या सिंह राजपूत। आदित्य, नाइस टू मीट यू। दिव्या ने मुंह बनाकर कहा, पर हमें आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। आप बार बार क्यों टकरा जाते हैं? हमें याद आने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? दिव्या ने ध्यान दिया कि वो क्या बोल गई तो संभालते हुए कहा, वो हमारा मतलब, नाइस टू मीट यू टू।
आदित्य को लगा उससे दिव्या को धक्का लग गया है तो उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। आदित्य, मैं सॉरी के तौर पर आपको चाय पिला दूं। दिव्या, ऐसी सॉरी हम नहीं समझते। हाँ, अगर सच में सॉरी फील किया है तो चाय खुद बनाकर पिला दीजिएगा। आदित्य ने मन में कहा, अजीब मुसीबत है। दिव्या, हम तो मजाक कर रहे थे। आदित्य ने उसे देखकर स्ट्रिक्टली कहा, हम हुकुम सा है, हमसे इस तरह का मजाक हम बर्दाश्त नहीं करते। दिव्या ने मजाक में लेकर कहा, आप हुकुम सा है तो हम रानी सा है, बड़े आए हुकुम सा बनेंगे, शक्ल देखिए अपनी। दिव्या को आदित्य के मुंह से हुकुम सा सुनकर लगा ही नहीं कि वो, जिसे उसने पहले ड्राइवर समझ था, वो हुकुम सा भी हो सकते हैं, इसलिए वो मुंह बनाकर उसे देखकर पलट गई। दिव्या वापस कहीं गायब गई। आदित्य, ये लड़की है या राई का दाना, बार बार नजर के सामने से गायब हो जाती है। आदित्य भी चला गया। दिव्या आभा के घर जाकर सोच रही थी कि शायद उसने ज्यादा रूड होकर बात कर ली, उसे माफी मांग लेनी चाहिए। दिव्या को मीरा की आवाज आए, दिव्या बेटा, कहाँ हो, नीचे आ जाओ, सब खाने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। दिव्या ने आवाज दी, आ रहे हैं आंटी। दिव्या नीचे चली गई और भूल गई। खाना खाने के बाद आभा और दिव्या कमरे में आ गए। दिव्या अचानक हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ, आभा ने हैरानी से कहा, क्या हुआ दिव्या, यहाँ कोई लाफिंग गैस छोड़ी गई है क्या? दिव्या ने हंसी रुकते हुए कहा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आभा, तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। दिव्या हंसते हुए बोल पड़ी, आज फिर वो घाट वाला लड़का मिला था। आभा, कौन? दिव्या ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अरे वो वही जिसने मुझे बचाया था और जिसके हाथ में किंग वाले क्राउन का टैटू था। आभा ने याद करते हुए कहा, अच्छा वो। दिव्या ने हंसी रोककर कहा, पता है आज क्या कहते हैं? बोले, हुकुम सा है। अब बताओ भला, कोई हुकुम सा कब से ऐसे घूमने लगे? उनके साथ ना कोई गार्ड थे ना कुछ रजवाड़ी। झूठ बोलने में तो लोगों को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। आभा ने याद करते हुए कहा, नेट पर सर्च करे, अगर वो सच बोल रहा होगा तो। दिव्या ने परेशान होते हुए कहा, ये सच भी हो सकता है, पर अगर वो सच कह रहे होंगे तो हम तो पूरी तरह गए। आभा और दिव्या ने नेट में सर्च किया। आभा, नाम क्या है उनका? दिव्या ने याद करते हुए कहा, ओम, हाँ, आदित्य प्रताप सिंह। आभा ने सर्च किया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आभा को ऐसे देखकर दिव्या ने घबराते हुए कहा, क्या देख लिया ऐसा? दिव्या ने लैपटॉप अपने ओर करके देखा तो वो भी हैरान रह गई। दिव्या ने दांतों तले नाखून चबाते हुए कहा, ये तो सच में हुकुम सा निकले, और वो भी पूरी राजस्थान की रियासत के। अब हम अपने घर जोधपुर कैसे जाएंगे? ये तो, अगर इन्होंने हमें पहचान लिया तो। हाँ, पहचान ही लेंगे, बहुत परेशान जो किया है हमने इन्हें। आभा ने हैरानी से कहा, पर ये, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। दिव्या, जो हुआ भूल जाते हैं, वैसे भी वो तो हुकुम सा है, उन्हें कहाँ ये सब याद रहेगा, उनके पास और भी काम होते हैं। कुछ महीने और बीत गए, दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। आभा, आज तो तुम्हारा मेरे शहर में आखिरी दिन है। दिव्या, आज संध्या आरती नहीं देखने चलोगी? दिव्या, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। दिव्या और आभा आरती में आ गए। वापस आते वक्त उनका सारा ध्यान सिर्फ बातों में था। दिव्या गलती से एक ट्रक के सामने आ गई और आभा उसे बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे आ गई। दिव्या तो हैरान थी, ये अचानक हुआ क्या? दिव्या, आभा, आभा आभा उठो, ये क्या हुआ? आभा का सर फट गया था और बहुत खून बह रहा था। दिव्या बिना कुछ सोचे समझे उसे हॉस्पिटल ले गई, पर उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर्स ने कहा, हिट एंड रन केस में बिना पुलिस के आए हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। दिव्या ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हमारी दोस्त की हालत बहुत खराब है, जल्द ही इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर, ठीक है, पहले बिल पे कर दीजिए। दिव्या, आप इलाज शुरू कीजिए, हम अभी आते हैं। दिव्या हॉस्पिटल के बाहर चली गई। बाहर वो परेशान थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी। दिव्या जानती थी क्या अभी इतना पैसा आभा के घर वालों के पास भी नहीं होगा। अब वो क्या करे? आभा की हालत दिव्या को ही बचाने के कारण हुई है, इसलिए दिव्या को ही पैसे अरेंज करने चाहिए। दिव्या, इससे अच्छा तो हम ट्रक के नीचे आ जाते, अब हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? दिव्या एक किनारे बैठी रो रही थी। समोसे की दुकान में समोसे ले रहे अर्जुन ने उसे ऐसे रोते देखा तो उसके पास आ गया। अर्जुन, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? दिव्या ने बिना उसके ओर देखे कहा, हमें अर्जेंट 2 लाख की जरूरत है, पैसे नहीं दिए तो वो हमारी सहेली का इलाज नहीं करेंगे। अर्जुन, इतनी सी बात, ठीक है, उठिए, लीजिए। दिव्या ने उसकी ओर हैरानी से देखकर कहा, आप तो हमें जानते भी नहीं, आप हमें 2 लाख क्यों देंगे? अर्जुन, हाँ, क्यों दूंगा, नहीं दूंगा। दिव्या ना समझी से उसे देखती रही। दिव्या, तो आप यहाँ क्यों? अर्जुन, दूंगा नहीं, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। दिव्या, क्या? बातों की जलेबी मत बनाइए, साफ साफ कहिए। अर्जुन, तुम कहने दोगी तब ना, कुछ रुककर तुम्हें हमारे हुकुमसा से शादी करनी होगी। दिव्या, और वो भला हमसे शादी क्यों करेंगे? अर्जुन, करेंगे, उन्हें करनी पड़ेगी। मैं तुमसे डील कर सकता हूँ। मैंने देखा है हुकुमसा तुम्हें देख मुस्कुराते हैं, वो सारा दिन भावहीन रहते हैं, और एक राजा के लिए इतना भावहीन होना भी ठीक नहीं।
तुम्हें उनसे शादी करके उनके मन में भावनाएं जगानी होंगी। दिव्या, क्या कह रहे हैं आप? अर्जुन, वो कभी किसी का दर्द नहीं समझ सकते, तुम्हें उन्हें विनम्र करना होगा। बोलो, चाहिए पैसे? करोगी मेरा काम? दिव्या के लिए एक एक पल कीमती था। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया और चेक लेकर अंदर चली गई। अब अर्जुन के सामने एक बड़ी परेशानी यह भी थी कि वो हुकुम सा को कैसे मनाए। अर्जुन समोसे लेकर आदित्य के पास आया। अर्जुन, हुकुम सा, ये। आदित्य ने समोसे लेते हुए अर्जुन से कहा, तुम लेने गए थे या खुद ही बनाने लगे थे? अर्जुन, वो मैं। आदित्य, मुझे जवाब नहीं चाहिए। अर्जुन ने मन में कहा, बाप रे बाप, कैसे झेलेगी दिव्या इन्हें। इन्हें तो किसी की सुनना भी पसंद नहीं, और दिव्या है जो अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं देती। दिव्या के चेक हॉस्पिटल में देने पर आभा का चेकअप होने लगा, पर दिव्या अभी भी परेशान थी क्योंकि उसे डील वाली बात याद थी। दिव्या, क्या करें हमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हम कैसे रहेंगे उनके साथ? पैसे ही सब कुछ नहीं होते, पर आज तो पैसे ही सब कुछ थे। इनके बिना हमारी आभा का बचना मुश्किल था। दिव्या का फोन बजा, उसने देखा उसे पर अननोन नंबर आ रहा था। दिव्या ने फोन उठाकर कहा, हेलो। सामने से अर्जुन की आवाज थी। उसने कड़क आवाज में कहा, डील भूलना मत। इसके पहले कि दिव्या कुछ कहती अर्जुन ने फोन काट दिया। दिव्या, कैसे भूल सकते हैं? अर्जुन ने आदित्य से इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी। आदित्य, क्या हुआ? यू लट्टू की तरह हमारे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? अर्जुन, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी हुकुम सा। आदित्य ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बोलो। अर्जुन, रियासत के लिए रानी सा की जरूरत है। आज तक कोई भी रियासत ऐसी नहीं रही है जिसमें रानी ना आए हो, और बाद में वंश बढ़ाने के लिए तो। आदित्य ने गुस्से में कहा, चुप करो तुम्हारी सुई हमेशा एक ही जगह जाकर क्यों अटक जाती है? अर्जुन ने एक सांस में कह दिया, मैंने हमारी रियासत के लिए रानी सा देख ली है। दोस्त की तरह कह रहा हूँ, मुझे वही भाभी सा चाहिए। हमारी रियासत के लिए उनसे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती। दिव्या मर्यादित है, संस्कारी है, सुशील है। आदित्य, तो अब ये फैसले भी तुम लेने लगे? ऐसा क्या देखा तुमने उनमें जो उन्हें रानी सा बनाने का सोचने लगे? अर्जुन ने मन में कहा, आपकी खुशी। मैं क्या जानते नहीं कि हर महीने आप यहाँ क्यों चले आते हैं? जानता हूँ। आप दिव्या को दूर से एक झलक देखने के लिए इस शहर आते हैं। आदित्य, क्या सोच रहे हो? अर्जुन, आपको दिव्या से शादी करनी पड़ेगी और यही फाइनल है। आदित्य, हुकुम सा मैं हूं या तुम्हारा हुकुम क्यों मानूं मैं? अर्जुन, आप जानते हैं गद्दी के लिए कितने हमले होते हैं, और वो इसी बात पर अटकते हैं कि जिसमें फीलिंग्स नहीं, वो राज्य क्या संभालेगा। अब तो हमारी प्रजा भी यही मानती है। नाम की ही सही, शादी कर लीजिए। आदित्य, अर्जुन, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा हुकुम सा। अर्जुन जाने लगा तो आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, हम शादी करेंगे। कल ही ये पूरी होटल बुक करो और एक ही दिन में पूरी शादी होगी। आदित्य बोलकर चला गया। अर्जुन, कल ही? पर मैंने तो अभी तक दिव्या को इतना नहीं बताया। अब उसे बताना पड़ेगा, कल ही उसकी शादी है। अर्जुन ने जैसे ही दिव्या को फोन पर यह बताया, दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्या ने हकलाते हुए कहा कि क्या? कल ही शादी? पहले हमारी सहेली को ठीक तो हो जाने दीजिए। अर्जुन, एक बार कहा ना, डील मत भूलो। दिव्या ने फोन काट दिया और सर पर हाथ रखकर बैठ गई। मीरा और अमित भी आ गए। अगले दिन सुबह दिव्या उन्हें बिना कुछ बताए होटल के लिए निकल गई। होटल आकर देखा तो पूरा बाहर से ही सजा हुआ था। दिव्या अंदर आई तो देखा हल्दी की तैयारी हो रखी थी। बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, एक में आदित्य के बैठने के लिए था, दूसरे में दिव्या के लिए। दिव्या, ये सब क्या है? अर्जुन, बैठो, हुकुम सा की झुटी हल्की तुम्हें लगाई जाएगी। दिव्या, पर ये। अर्जुन, डील। दिव्या चुप हो गई। हल्दी की रस्म के बाद दोनों को दूध से नहलाया गया। उसके बाद बंजार ने दिव्या को एक कमरे में ले गई और उसके कपड़े बदलवा कर मेहंदी के लिए तैयार कर लाए। हाथों की पीसी मेहंदी उसे लगाई गई और औरतें नाच गाना करने लगी। तातो गयो गुजरात, मेहंदी रंग लागी जी, महारे हिय प्रीत जागी, मेहंदी मेहंदी रंग लागी। बंजारन नाच रही थी पर दिव्या का सारा ध्यान आभा पर था। वो मन ही मन सोच रही थी, अब न जाने कैसी होगी हमारी आभा। क्या हम उनसे अब कभी नहीं मिल पाएंगे? आदित्य ने देखा दिव्या कहीं खोई हुई सी है तो उठकर चला गया। अर्जुन, सुनो, इनकी मेहंदी सूखते ही इन्हें दुल्हन की तरह तैयार करो। आज रात ही हमें जैसलमेर के लिए निकलना है। दिव्या, आज रात? तो क्या हम आभा से फिर नहीं मिल सकते? अर्जुन, नहीं। अब आप हुकुम रानी सा बनने वाली है, आपकी हिफाजत इसी में है कि आप लोगों से ना मिले। दिव्या की मेहंदी सूखते ही बंजार ने उसे राजस्थानी दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। दिव्या को जैसे ही नथ पहनाई गई उसने खुद को देखा। दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही है। दिव्या, ये हम है बंजारन जी, रानी सा। दिव्या को 4 लड़कियां पकड़कर मंडप पर लाए। मंडप पर बैठते ही दिव्या सिसक सिसक कर रोने लगी। अर्जुन, आप ठीक है? दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब आदित्य ने उसकी ओर देखकर कहा, आदित्य, आप ठीक है?
दिव्या ने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिला दिया। आदित्य ने दिव्या के साथ फेरे लिए और सभी उन पर फूल फेंक रहे थे। अर्जुन तो मन ही मन खुश हो रहा था कि अब आदित्य हमेशा इतना निकचिड़ा नहीं रहेगा, दिव्या जल्द ही उसे बदल देगी। आदित्य ने जैसे ही दिव्या को मंगलसूत्र पहनाया, दिव्या की आंखें फिर बरस पड़ी। आदित्य, आप इस शादी से खुश तो है ना? दिव्या ने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने उसकी मांग भरी और थोड़ा सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया। दिव्या, हो गई शादी। पंडित जी ने कहा विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। दिव्या ने मन में कहा, माँ, जिस शहर से आप हमें दूर रख रही थी, आज से हम उसी शहर की हुकुमरानी सा बन गए। इतनी दूर आने पर भी उस शहर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आदित्य खड़ा हो गया और जयमाल उतारकर दिव्या को पकड़ाते हुए कहा, इसे अंदर रखो, हमें अभी के अभी जैसलमेर के लिए निकलना है, चलो। दिव्या, इतनी रात को? अर्जुन, हाँ। अर्जुन ने दिव्या के हाथ से जयमाल ले लिया और उसे रखवा लिया। दिव्या, पर हम हमारा सामान नहीं लाए हैं। आदित्य, अब आपका उस सामान से कोई रिश्ता नहीं रहा, अब आपका सिर्फ और सिर्फ हमसे रिश्ता है। जब सब कुछ बदलने वाला है आपके लिए, तो अब पुराने सामान का क्या करेगी? दिव्या को बस एक बार आभा को देखने का मन था। आभा ने पूरे साल उसे अपने घर पर निस्वार्थ रहने दिया। आज जब दिव्या को पता भी नहीं कि आभा ठीक भी है या नहीं, तो वो उसे बिना देखे कैसे चले जाए, वो भी हमेशा के लिए। दिव्या ने सोचा वो बिना किसी को बताए भागकर जल्दी से आभा से मिलके वापस भी आ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिव्या ने देखा सब कामों में बिजी है, तो वो दबे पांव धीरे से भागकर बाहर चली गई और भागते हुए नंगे पैर ही हॉस्पिटल चली गई। दिव्या भागते हुए अंदर आई। दिव्या को ऐसे शादी के जोड़े में सजा देख और मांग में सिंदूर देख मीरा ने हैरानी से कहा, दिव्या, तूने बेटा? दिव्या, सब बताना चाहती थी आंटी, पर मेरे पास समय नहीं है, नहीं बता सकती, एक बार आभा को देख लूं। मीरा ने हाँ में सर हिलाया तो दिव्या अंदर चली गई और आभा को बेहोश देख बातें करने लगी। आभा, हमें माफ करना, तुम्हें इस हालत में छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। सॉरी, पर हम क्या करें, हमने जो किया तुम्हारे लिए किया है। दिव्या राय जा रही थी, तभी उसका ध्यान घड़ी की ओर गया और उसने देखा तो याद आया सभी उसे ढूंढ रहे होंगे। अब वो अकेली नहीं है, शादी हो गई है उसकी, और अब उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दिव्या वापस लहंगा समेटकर होटल के लिए भाग गई। मीरा, अरे दिव्या, बेटा बताओ तो सही क्या हुआ? दिव्या ने हाथ जोड़कर कहा, हम कुछ नहीं कह सकते, बस इतना जान लीजिए, हमारा साथ यहीं तक था आंटी, हम आप सबका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दिव्या और कुछ ना कह सकी और वहां से चली गई। वो होटल के बाहर आ गई, देखा तो सारा सामान लिए आदित्य और अर्जुन गुस्से में उसे देख रहे थे। दिव्या ने दोनों हाथों से कान पकड़कर कहा, माफ कीजिए, पर हम आभा से बिना मिले नहीं जा सकते थे। आदित्य ने उसके हाथ नीचे करके कहा, अंदर बैठिए। दिव्या कार में पीछे बैठ गई, आदित्य भी उसके पास बैठ गया। अर्जुन आगे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। तीनों जैसलमेर के लिए निकल गए। दिव्या ने आदित्य से धीरे से कहा, हमें इस लहंगे में घुटन हो रही है, हम कुछ हल्का नहीं पहन सकते थे? आदित्य, आदत डाल लीजिए, अब से आपको ऐसे ही रहना होगा। दिव्या ने हैरानी से कहा, क्या? आदित्य ने उससे मुंह फेर लिया और बाहर देखने लगा। रात भर ऐसे ही चलते चलते दिव्या को नींद आ गई। वो नींद में आदित्य के कंधे पर सर रखकर सो गई। जैसे ही अर्जुन ने पीछे देखा एक पल के लिए, तो वो डर गया कि आज आदि दिव्या को बहुत डांटेगा। अर्जुन को भूख लग रही थी। ड्राइवर ने वॉशरूम जाने के लिए कार रोकी तो अर्जुन जाकर 6 पेटिस ले आया। अर्जुन ने 2 आदित्य को दी और खुद भी खाने लगा। ड्राइवर के आते ही अर्जुन ने उसे भी 2 पेटिस खिला दी। बाद में वो फिर चल पड़े। दिव्या को भी कुछ देर बाद भूख लगने लगी। उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि वो आदित्य पर टिक कर सो रही थी। दिव्या ने अपने कपड़े सही किए और दूसरी ओर दरवाजे से चिपक कर बैठ गई। आदित्य, क्या हुआ? दिव्या ने एक बार यहाँ वहां देखा, फिर धीरे से कहा, भूख लगी है। उसने इतना धीरे कहा कि आदित्य ने सुना ही नहीं। आदित्य ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या? दिव्या को लगा वो जानकर ऐसे कर रहा है तो चिल्लाकर बोली, भूख लगी है। उसकी इतनी तेज आवाज से आगे बैठे अर्जुन और ड्राइवर डर गए। ड्राइवर ने गलती से स्पीड में ही ब्रेक मार दिया। दिव्या का सर ड्राइवर की सीट से टकरा गया और वो सर पकड़कर सहलाने लगी। आदित्य ने गुस्से में कहा, ठीक से चलाओ। आदित्य ने देखा दिव्या के सर में फूल गया है तो एक पल उसे देखकर नजरें झुका लिया। दिव्या ने मन में कहा, कैसे पति है ये, इतनी पत्नी को लग गया और नजरें चुरा रहे हैं। दिव्या ने चुनरी के किनारे को पकड़ा और उस पर फूंक मारकर अपने सर पर लगाने लगी। आदित्य, इससे कुछ नहीं होगा, आगे मेडिकल स्टोर पड़ेगा, बैंडेड लगा लेना। दिव्या ने मुंह सुकोड़ा और बाहर देखने लगी। ड्राइवर ने ऐसा टर्न लिया कि दिव्या आदित्य के ऊपर गिर गई। आदित्य उसकी आंखों में देखने लगा। उसे दिव्या की आंखों में भूख दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने मन में कहा, लोग शादी में खाना इतना करते हैं कि बाहर वाले जाकर खाते हैं, और यहाँ बेचारी रानी सा ही भूखी है। दिव्या ने दूर होते हुए कहा, बहुत भूख लगी है, कुछ भी चलेगा। आदित्य ने कड़क आवाज में कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। दिव्या खुद ही उतरने लगी। आदित्य, हम लाते हैं, आप अंदर बैठिए। दिव्या, नहीं, मैं खुद ले लूंगी।
आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्या जाने लगी तो आदि ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, हमने कहा ना, हम ला देते हैं। दिव्या डर गई और वापस बैठ गई। आदित्य कचौरी लेने चला गया। दिव्या ने बैठकर अर्जुन से कहा, ये क्या बचपन से ही ऐसे नकचीड़े हैं? अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया और मन में कहा, इन्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे भेजते हैं, और आज दिव्यासा को नहीं जाने दिया और ना ही मुझे भेजा। ये प्यार की शुरुआत है क्या, या मेरा वहम? आदित्य ने आते हुए कहा, तुम्हारा वहम है आदित्य, है नहीं? हाँ। अर्जुन ने मन में कहा, मैं कुछ भी सोचूं इन्हें पता कैसे चल जाता है? आदित्य ने कचोरी दिव्या की ओर करके कहा, लो खाओ। दिव्या ने नहीं ली। उसके माथे पर सिलवटें आ रही थी। आदित्य, क्या हुआ? कुछ और चाहिए था? दिव्या ने देखा अर्जुन और ड्राइवर का ध्यान भी उनकी बातों पर था तो ना में सर हिला दी। ड्राइवर कार आगे बढ़ा लिया। आदित्य, भूख लगी थी ना, खा लो। दिव्या ने ना में सर हिला दिया। आदित्य ने देखा दिव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ कह रहे थे। उसने गैस करके उसके कान में कहा, वॉशरूम जाना है? दिव्या ने उसकी ओर हैरानी से देखा। आदित्य ने फिर छोटी उंगली से इशारा करके पूछा तो दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। उसका भोलापन देखकर आदित्य ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। दिव्या ने धीरे से कहा, वॉशरूम जाना है, जोक नहीं मारा, हंस क्यों रहे हैं? आदित्य, सॉरी। आदित्य के मुंह से सॉरी सुनकर अर्जुन ने मुड़कर हैरानी से उसे देखा। आदित्य ने कार रुकाई और दिव्या के साथ बाहर आ गया। वो दिव्या के पीछे चलने लगा तो दिव्या ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, अब क्या साथ में अंदर चलेंगे हुकुम सा? आदि रुक गया। दिव्या गई और आ गई। आदित्य, चलो। दिव्या ने एक पल उसे घूरा और बोली, ओह, तो आपको ये लग रहा था कि हम भाग जाएंगे? ना ना, एक बार शादी कर ली, अब इस जन्म तो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाली। चाहे मुस्कुरा कर साथ रहो या दीवार पर सर फोड़कर, रहना तो साथ ही पड़ेगा। दिव्या आदित्य के साथ कार में आकर बैठ गई। आदित्य, लो, अब खा लो। दिव्या दोनों हाथों से पकड़कर कचौरी खाने लगी। आदित्य, छी। दिव्या, क्या, हम तो ऐसे ही खाते हैं। अर्जुन, हुकुम सा, महल आने में तो पूरा एक दिन बाकी है, कल सुबह ही पहुंचेंगे। दिव्या, इतना दूर है, हम तो बैठे बैठे ही थक गए। आदित्य, थक गई? दिव्या, हाँ। अर्जुन, रानी सा, आप दिन में कितने बजे खाना खाते हैं? हम नहीं चाहते आप भूखे रहे, पहले ही बता दीजिए। दिव्या, जब सब खा ले तब सबके साथ। अर्जुन, हुकुम सा के खाने का कोई टाइम नहीं है, कभी 4 बजे खाते हैं तो कभी 5। दिव्या, शाम को? दिन का खाना शाम को खाते हैं तो रात का कब खाते हैं? अर्जुन, रात में नहीं खाते। दिव्या, ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। अर्जुन, इसलिए तो आपसे अभी ही पूछ लिया। दिव्या, पर। आदित्य बीच में बोल पड़ा, दिव्या, आप कुछ देर सो जाइए। दिव्या, यहाँ कार में। अर्जुन ने ड्राइवर को इशारा किया और उसने पीछे डिक्की खोली। डिक्की खुलने पर पता चला कि अंदर काफी जगह थी। उसमें गद्दा डला हुआ था और साथ ही 2 कुशन रखे हुए थे। दिव्या जाकर उसमें लेट गई। आदित्य भी लैपटॉप लेकर पीछे ही बैठ गया। दिव्या, हमें नींद आ रही है, प्लीज शोर मत कीजिएगा। दिव्या हुकुम सा को ऑर्डर देकर सो गई। दिव्या दुल्हन के जोड़े और गहनों में थी। उसे चूहे और हार बहुत चुभ रहे थे, पर नींद में वो बस हाथ पैर चला रही थी। आदित्य समझ गया कि दिव्या बहुत परेशान हो रही है तो उसने लैपटॉप साइड किया और दिव्या के पास आकर उसका मांग टीका, हार और बाकी गहने उतारने लगा। अब दिव्या को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वो आभा के साथ चिपक कर सोती थी। आदित्य के ऐसे पास आने पर उसे लगा जैसे आभा उसके पास लेटी हुई है तो दिव्या ने उसे कसकर पकड़ लिया और सोती रही। आदित्य ने खुद को छुड़ाया और दूर बैठ गया। दिव्या नींद में इतनी बार करवट बदल रही थी कि उसकी चुन्नी खुल गई और दूर हो गई। आदित्य ने मन में कहा, इन्हें तो सोने का भी तरीका नहीं, कितन कुछ मैनेज करना पड़ेगा। दिव्या नींद में बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी बच्ची की तरह। यूं तो उसकी उम्र 21 बरस थी पर अब भी वो छोटी मासूम बच्ची लग रही थी। आदित्य ने काम खत्म करके लैपटॉप साइड किया तो देखा नींद में दिव्या का मुंह थोड़ा खुल गया था और उनके कपड़े भी हल्के ऊपर हो गए थे। आदित्य ने उनके कपड़े ठीक किए और पास लेट गया। दिव्या की जैसे ही नींद खुली आदि उसके चेहरे को ही देख रहा था। दिव्या ने उठते ही ओढ़नी उठाई और लेकर ठीक की और बैठकर कहा, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे क्यों घूर रहे थे हमें? आदित्य, आप गलत समझ रही हैं, जो आप सोच रही है मैं वो नहीं देख रहा था। दिव्या ने आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, क्या देख रहे थे? क्या भी देख रहे थे? आदित्य, मैं सिर्फ आपका चेहरा देख रहा था। दिव्या, हमारी ओढ़नी इतनी दूर कैसे गई? और ये गहने कैसे उतरे? आदित्य, आप हम पर शक कर रही है, हम निहायती शरीफ इंसान हैं। दिव्या, माफ कीजिए। दिव्या ने देखा तो अगले दिन की सुबह के 6 बज गए थे। दिव्या, हम कब तक पहुंच जाएंगे? आदित्य, बस 5 घंटे और फिर हम हमारे महल में होंगे। दिव्या ने गाड़ी रुकाई और कहा, आज हमारी पहली रसोई भी होगी ना, हम सब्जियां ले लेते हैं। आदित्य, ये सारे काम नौकरों के हैं, आपको जरूरत नहीं। दिव्या, पर हम करेंगे। दिव्या अर्जुन के साथ सब्जी लेने जाने लगी तो आदित्य भी साथ चल पड़ा।
दिव्या ने 3 किलो टमाटर, 5 किलो भिंडी और 5 किलो गोभी लिया। आदित्य, इतना सब रखेंगे कहाँ? दिव्या, जहां सो रहे थे। अब तो वैसे भी सुबह हो गई है और सामान तो पीछे आ ही जाएगा। अर्जुन दांत दबाकर हंस पड़ा। आदित्य, जो करना है कीजिए। दिव्या, भैया कितना हुआ? सब्जी वाला, आप हुकुमसा के साथ है? दिव्या ने एक बार आदि को देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। सब्जी वाला, कुछ नहीं हुआ, आपके लिए मुफ्त है। दिव्या, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बताइए ना कितना हुआ? सब्जी वाले ने हिचक कर कहा, 1 किलो भिंडी 80 की, बाकी आप हिसाब लगा लीजिए। दिव्या, अरे ऐसे कैसे 80? बनारस में तो 50 रुपए किलो थी। इतनी जल्दी महंगी कैसे हो गई? ठीक ठीक लगाए, हम कोई पहली बार सब्जी नहीं ले रहे हैं। सब्जी वाले ने उसे 50 रुपए किलो के हिसाब से भिंडी लगाए। दिव्या, टमाटर कितने रुपए दिए? सब्जी वाला आदित्य की ओर देखकर बोला, 30 रुपए किलो। दिव्या, अरे यहाँ तो लूट मची है। बनारस में कल ही 10 रुपए किलो लिए हमने, आप चाहे तो 15 लगा लीजिए, पर इससे ज्यादा हम एक नहीं देंगे। आदित्य, यहाँ महंगा ही रहता है। दिव्या, आप रानी सा है, ऐसे मोल भाव करना आपको शोभा नहीं देता। दिव्या, तो क्या करें? लोगों से कहे, आओ भाई आओ, महल में बहुत पैसे हैं, आकर लूट लो। नहीं ना? तो फिर करने दीजिए ना हमें मोल भाव। आदित्य चुप हो गया। अर्जुन फिर हंसने लगा। आदि के उसकी ओर देखते ही वो चुप हो गया। अर्जुन, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ रानी सा। दिव्या, आप अकेले कितना पकेंगे? थोड़ा इन्हें भी पकड़ाइए। दिव्या ने आदित्य से पैसे लेकर उन्हें दिए और फ्री में थोड़ा धनिया उठा लिया। दिव्या, यूं तो बनारस में 10 रुपए पाव है, पर आप थोड़ा ही सही दीजिए तो। दिव्या ने 5 किलो गोभी आदित्य को पकड़ा दी और धनिया हिलाते हुए आगे आगे चलकर कार में बैठ गई। अर्जुन और आदित्य को ऐसे आता देखकर ड्राइवर भी हंस पड़ा। सभी फिर चल दिए। दिव्या को आभा की चिंता हो रही थी, उसने फोन निकाला और आभा के भाई अमित को फोन कर दिया। दिव्या ने एक पल रुक कर कहा, हेलो। अमित ने कहा, दिव्या, आपने शादी कर ली, पर कब और किससे? दिव्या, वो सब बताने का वक्त नहीं है, पहले बताइए अब आभा कैसी है? अमित, पहले से बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है जल्द ही ठीक हो जाएगी, पर आपके पास 2 लाख आए कहाँ से? दिव्या, वो हम हेलो 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 आवाज नहीं आ रही। दिव्या से छीनकर आदित्य ने फोन काट दिया। आदित्य ने उससे गुस्से में कहा, आप किससे बात कर रही थी, वो भी हमसे बिना पूछे? दिव्या, हमारी सहेली आभा, वो हॉस्पिटल में है, उसके भाई से उसका हाल जान रहे थे। आदित्य, अमित से? अमित वही है ना जो आपसे शादी करना चाहता था? दिव्या ने हैरानी से कहा, पर ये आपको कैसे पता? आदित्य ने दिव्या का फोन सड़क पर फेंक कर तोड़ दिया। दिव्या, ये क्या किया आपने? आदित्य, अब से आपको जिससे भी बात करनी होगी, महल के लैंडलाइन से बात करना। हमें बर्दाश्त नहीं हमारी पत्नी गेरो से बात करे। दिव्या ने मन में कहा, गुस्से और शक के अलावा कुछ आता भी है आपको? हमें तो शक होता है इन्हें हुकुम सा किसने बना दिया। दिव्या गुस्से में मुंह फुलाकर उसकी ओर पीट करके बाहर के नजारे देखने लगी। कुछ ही घंटों में वो जैसलमेर के महल आ गए। उनकी गाड़ी के आते ही आसपास से बच्चों का शोर होने लगा। हुकुम सा आ गए, हुकुम सा आ गए, हुकुम रानी सा आई है, रानी सा आ गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। कार महल के मुख्य दरवाजे पर रुकी। आदित्य उतरे और दिव्या के लिए दरवाजा खोला। लाल राजस्थानी लिवाज में सजी दिव्या सर पर पल्लू रखे हुए उतरी। उनकी नथ का हीरा सबकी आंखों में चमक रहा था। उनके गले में मोतियों की माला बहुत प्यारी लग रही थी। दिव्या के गृह प्रवेश के लिए आलते की थाल लाई गई, जिससे चलकर दिव्या हॉल तक आए। हॉल में कुछ बंजारने थी जो उनके आते ही स्वागत गीत गाते हुए नाचने लगी। आंगन सज्जो फूलारो, आओ पधारो बायसा, रंग महिला शुभ भाग्य जगया है, उतर चांदनी आयसा। आओ पधारो बायसा, आओ पधारो बायसा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुनार ओडिसा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुना ओडिसा। थने घनी रे घनी खम्मा, महारी सुंदर सी बायसा, थाने घनी रे घनी खम्मा, महारी लाड़केरी बायसा। घेरदार घाघरो गुलाबी चुनार ओडिसा, घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओडिसा। ठाणे घनी री घनी खम्मा, महारी सुंदर सी बायसा, तने घनी रे घनी खम्मा, मारी लाड़कड़ी बायसा। गाने के शोरगुल के बीच भी आदित्य को कुछ आवाज सुनाई थी और वो उठकर बाहर चला गया। दिव्या उसके पीछे जाने वाली थी, पर औरतों ने उसे पकड़कर बैठा लिया और उसके सामने आगे नाचते हुए गाने लगी। बायसा रे झुमका सोहे, हाथा सोहे चुडलो सा। 2 चंद्रहार गले में चमके, कमर में सोहे कंदुरोसा, कमर में सोहे कंदुरोसा। निजा उतारे काजलियो, चंदा सो प्यारी लागे सा। 2 थने घनी रे घनी खम्मा, महारी सुंदर सी बायसा। बाहर आदित्य ने देखा महल में कुछ लोग खंजर लिए हुए घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने दीवार में टंगी अपनी तलवार निकाली और दुश्मनों पर टूट पड़ा। अंदर दिव्या को घबराहट हो रही थी। बंजार ने नाच ही रही थी। धन धन भाग्य अनगण्य जाग्या, आन बान महारी बायसा। जो दीपक दूर करो अंधियारो, कुल रो उजलो बायसा, कुल रो उजलो बायसा।
थने घनी रे घनी खम्मा महारी सुंदर सी बाईसा, थाने घड़ी रे घड़ी खम्मा महारी लाड़कड़ी बाईसा। गाना खत्म हो गया। नाच गाने के बाद वो औरतें एक तरफ हो गई और आदित्य भी सब संभाल कर अंदर आ गया। दिव्या, क्या हम कुछ देर और यहाँ बैठ सकते हैं? आदित्य, नहीं, पहले जाए नहाकर तैयार हो जाए, बहुत से लोग आपकी मुंह दिखाई में आने वाले हैं, उसके बाद आपको ही सबके लिए खीर बनाकर रस्म करनी होगी। दिव्या जी। दिव्या नहाने चली गई। महल में एक भी महिला सेविका नहीं थी, सारे महल में सिर्फ लड़के ही थे। नहाने के बाद दिव्या नारंगी रंग का लहंगा पहनकर हॉल में आ गई। जितनी महिलाएं महल आए थे सभी ने दिव्या का मुंह देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अर्जुन ने सबको साड़ियां बांटी। दिव्या ने धीरे से आदित्य से कहा, हमारी मदद के लिए कुछ लड़कियां नहीं मिलेंगी, हम अकेले भोज तैयार करें। आदित्य, नहीं, रसोई घर में कुछ बावर्ची है, जाए। दिव्या, पक्का जाए? आदित्य ने हाँ में सर हिला दिया, पर दिव्या के रसोई में आते ही रानी सा के लिहाज से सभी बाहर निकल गए। दिव्या, पर हमें मदद चाहिए, बावर्चियों ने साथ में कहा। क्षमा रानी सा, पर हमें कभी भी महल की स्त्रियों के पास रुकने की अनुमति नहीं रही है। दिव्या, अब हम अकेले? सभी चले गए। दिव्या ने 25 लीटर दूध में 1 पाव केसर डालकर गाढ़ी खीर बनाई और कुछ देर बाद उन्हें सबको परोसने का बोल के चली गई। दिव्या के सर से पल्लू सरक गया और उसका ध्यान नहीं गया। दिव्या कमरे की ओर आए, अर्जुन ने उसे देख लिया। वो पास आकर बोला, रानी सा। दिव्या जी। अर्जुन ने दिव्या का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर लेकर आकर बोला, अगर राजस्थानी पोशाक पहने तो ध्यान रखिएगा, पल्लू सर से हटे ना। आप रानी सा है, महल की मर्यादा का ध्यान रखिए, और ऐसे लाने के माफी। दिव्या, 2 लाख में खरीद ही लिया क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे अंदर लाने की? हमारा पल्लू सर का तो आपको महल की मर्यादा याद आ गई, और जिस तरह आप हमें पकड़ कर लाए, किसी ने देखा होता तो क्या सोचता? दिव्या ने पल्लू सर पर रखा। अर्जुन कुछ कहता इसके पहले आदित्य कमरे में आ गया। आदित्य ने अर्जुन को कड़ी आवाज में कहा, हमारी पत्नी कमरे में है, आप बिना उनसे पूछे अंदर आ गए? अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोल पर दिव्या बोल पड़ी, वो, हमने ही इन्हें बुलाया था, कुछ काम था। आदित्य, क्या काम था? दिव्या ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था, अब उसे झूठ बोलने में बहुत अजीब लग रहा था। आदित्य ने एक बार फिर कहा, क्या काम था? दिव्या को, हाँ, यही कि महल में कुछ औरतें भी होनी चाहिए, है ना? हमारी मदद के लिए। आदित्य ने बिना उनकी ओर देखे कहा, कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे महल में औरतें पसंद नहीं। दिव्या ने उसे हैरानी से देखकर कहा, क्या? अर्जुन जी, रानी सा, महल में औरतें काम पर नहीं रखते। दिव्या, पर हम अकेले। आदित्य, ठीक है, अगर आप चाहती है तो अर्जुन, आप कल ही कुछ औरतों को ले आना। दिव्या, आप देख लेना किसे रखना है। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आदित्य ने अर्जुन को तिरछी नजरों से देखा तो वो कमरे से बाहर जाने लगा। दिव्या ने दरवाजा बंद किया और सर से पल्लू हटाकर लहंगा संभालते हुए बिस्तर पर बैठ गई। आदित्य ने उसे देखा और मुंह घुमा लिया। दिव्या ने धीरे से कहा, इतने भारी लहंगे में चलना भी मुश्किल है, हम तो अपने कपड़े भी नहीं ला पाए, अब क्या पहनेंगे यहाँ? आदित्य ने उसकी ओर देखा और एक पल ठहर कर कहा, आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है? दिव्या को अब जाकर अपने मन की भड़ास निकालने का मौका मिला। हाँ, नहीं है। 50 किलो की लड़की को 25 किलो का लहंगा और 5 किलो के गहने पहनाकर बोलते हैं कंफर्टेबल नहीं है? हाँ, हम तो हॉस्टल में ऐसे ही रहते थे ना, बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे ही तो घूमते थे सारा दिन। दिव्या ने देखा आदित्य बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा है तो जबान संभालते हुए बोली, वो हमें चेंज करना है, आप प्लीज बाहर चले जाइए। आदित्य, मैं बाहर जाऊं? वो भी अपने कमरे से? दिव्या ने बहुत प्यार से कहा, तो क्या हमें बाहर चेंज करना पड़ेगा? दिव्या ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। आदित्य ने अपना कोट उठाया और लेकर कमरे से जाता हुआ बोला, तुम्हारे कहने पर नहीं जा रहा हूं, मुझे बाहर काम है इसलिए जा रहा हूं। आदित्य चला गया। दिव्या ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुरा दी। आदित्य ने मुड़कर बंद दरवाजे की ओर देखा और चला गया। दिव्या ने पहले नथ उतारी और खुद को शीशे में देखते हुए मन में कहा, दिव्या, क्या आभा की जान बचाने की कीमत हमें अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर चुकानी पड़ेगी? दिव्या ने लहंगा बदलकर अलमारी में रखी हरी साड़ी पहनने लगी। दिव्या, पर ये यहाँ कैसे और किसकी हो सकती है? दिव्या सोच ही रही थी कि अचानक किसी ने दरवाजा खोल दिया। दिव्या डर गई, देखा तो आदित्य था। दिव्या आधी ही साड़ी पहन पाई थी। उसने आदित्य को देखते ही खुद को ढककर कहा, आपको पता नहीं है, किसी लड़की के कमरे में नोक करके आना चाहिए। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, लड़की का कमरा? कल तक ये कमरा सिर्फ मेरा हुआ करता था, और अब क्या मुझे अपने कमरे में आने के लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? दिव्या, आदित्य ने बात काटते हुए कहा, वैसे खीर अच्छी थी। दिव्या ने धीरे से कहा, है। आदित्य बाथरूम की ओर चला गया। दिव्या ने साड़ी ठीक से पहनी और मन में कहा, आभा, अगर तुम हमें ऐसे देख लेती तब समझ आता हम तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं।
आदित्य ने सिंक का नल चालू किया और लगातार 3-4 बार मुंह पर पानी मारा और टॉवल में मुंह पोंछते हुए कहा, नहीं, दिव्या को वो साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। आदित्य ख्यालों में खो गया जब उसने पहली बार दिव्या को देखा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, उसका कारण ये था कि दिव्या की शक्ल थोड़ी थोड़ी उसकी माँ से मिलती है, और दिव्या को देखकर ही आदित्य को अपनी माँ की अच्छी यादें याद आ जाती है और वो खुश हो जाता है। आज जब उसने दिव्या को अपनी माँ की साड़ी में देखा तो एक पल के लिए लगा जैसे उनकी माँ उनके सामने खड़ी है। दिव्या को भी भूख लग रही थी, पर वो कैसे जाए, सोच ही रही थी कि फिर कहा, चलते हैं, खाना ही तो खाने जा रहे हैं, कौन सा चोरी कर रहे हैं। दिव्या ने कमरे का दरवाजा खोला तो आदित्य बाथरूम से आकर बोला, कहाँ जा रही है आप। दिव्या, वो हम आदित्य, हमने पूछा कहाँ जा रही है। दिव्या ने डरते हुए कहा, हम भाग नहीं रहे थे, वो तो हमें भूख लगी थी तो सोचा। आदित्य, खाना खाना है। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आदित्य, रुकिए, किसी को आवाज दे देते हैं। दिव्या, खाना भी कमरे में आता है। आदित्य, हाँ, कोई प्रॉब्लम है। दिव्या ने ना में सर हिलाया। आदित्य ने आवाज दी, राज रानी सा के लिए खाना लाया जाए। दिव्या, कमरे से आवाज देंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा। आदि कुछ बोलता इसके पहले ही खाना आ गया। दिव्या हैरान थी। आदित्य, खा लीजिए और खाकर सो जाना, अगर कोई आवाजें आए तो भी कमरे से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। शाम के बाद आप कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। दिव्या ने तो कुछ नहीं कहा पर उसकी आंखें सवाल कर रही थी। आदित्य, हम कारण बताना जरूरी नहीं समझते, आदित्य ने कहा और बिस्तर पर सो गया। दिव्या ने खाते मन में सवाल किया, हमने बाहर इतना बड़ा डाइनिंग टेबल देखा, तो उसका क्या, जब ये कमरे में ही खाते हैं तो। दिव्या ने खाना खाया और बर्तन रसोई में ले जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला बाहर कोई खड़ा था। उसने सर झुकाए हुए ही दिव्या के हाथ से प्लेट ली और चला गया। दिव्या दरवाजा बंद करके जैसे ही पलटी आदित्य उसे गुस्से में घूर रहा था। दिव्या को आदित्य की बात याद आ गई और वो डर गई। आदित्य उठकर पास आकर दिव्या को गुस्से में पकड़कर बोला, तुम्हें एक बार का समझ नहीं आता, बोला ना शाम के बाद बाहर मत जाना। दिव्या ने कांपते हुए कहा, वो हम बाहर नहीं गए, वो। आदित्य कुछ कहता इसके पहले ही बाहर से कुछ अजीब तरह का शोर आने लगा। आदित्य ने दिव्या को छोड़ा और तकिए के नीचे से अपनी तलवार निकालकर कहा, यहीं रहना, कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर आने की, आपकी हिफाजत के लिए ही कह रहे हैं। आदित्य बाहर चला गया। दिव्या डरी सहमी सी एक कोने पर खड़ी रही। उसने कुछ देर बाद धीरे से कहा, ये तलवार। दिव्या डरकर बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई। दिव्या का पैर नीचे किसी चीज से टकराया तो वो और भी ज्यादा डर गई। दिव्या ने अपने घुटनों पर सर रखकर बैठकर कहा, कैसे रहेंगे हम यहाँ। दिव्या को बाहर की आवाजें साफ आ रही थी, वो बहुत डरी हुई थी। कुछ देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई और आदित्य ने दरवाजा खोला। दिव्या ने देखा आदित्य के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, वो आदित्य से भी डर गई। आदित्य ने देखा वो डरकर रो रही है तो उसे समझाने पास आया। आदित्य, देखो, इन सब की आदत डाल लो, ये महल है और महल में कभी भी किसी भी वक्त हमले हो सकते हैं। दिव्या पर यह हमला क्यों हुआ था। आदित्य, हमें मारने के लिए। दिव्या पर क्यों। आदित्य, इतना आसान नहीं है हुकुम सा होना, एक नहीं हजारों दुश्मन है हमारे, और अब तो कुछ ने हाथ भी मिला लिया है। दिव्या, तो इसीलिए आप हमें कमरे से बाहर जाने से। आदित्य ने बात काटते हुए कहा, हाँ दिव्या, हम बच्चे नहीं हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं। आदित्य, बच्ची तो आप तब भी नहीं थी जब बनारस में कुछ साधारण से लड़कों से डरकर हमारे पीछे आज छुपी थी, और ये तो साधारण भी नहीं है, बिना हथियार के कोई हमला करने नहीं आता, बस हम नहीं चाहते आप किसी मुसीबत में पड़े। दिव्या ने बड़े ही प्यार से कहा, क्यों। आदित्य, क्योंकि आप हमारी, दिव्या ने मन में कहा, पत्नी है, जिम्मेदारी है। दिव्या को उम्मीद थी क्या आदित्य पत्नी कहेगा, पर उसने उसे जिम्मेदारी कहा। दिव्या ने मन में कहा, हाँ, हम भी तो इन्हें डील समझ रहे हैं, फिर हम क्यों इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमें पत्नी कहे। आदित्य ने तलवार को पास रखे पानी के बर्तन में साफ किया और तकिया के नीचे रख दिया। दिव्या, हमें नींद आ रही है। आदित्य, सो जाओ। दिव्या, पर कहाँ, ये बिस्तर तो आपके है। आदित्य, बहुत जगह है, सो जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। दिव्या एक साइड लेट गई। आदित्य दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। अगली सुबह 6 बजे उठकर दिव्या नहाने गई। देखा तो अब बाथरूम में एक कबर्ड था और उसमें अलग अलग रंगों के हल्के लहंगे रखे हुए थे। दिव्या ने गाजरी लहंगा लिया और तैयार होकर नीचे पूजा घर में पूजा करने लगी। दिव्या पूजा करने के बाद पूरे महल में आरती दिखाने के लिए जाने लगी। अचानक उसने नीचे खून देखा, ऐसा लग रहा था किसी ने किसी को घसीटकर बाहर फेंका है। दिव्या डर रही थी। उसके हाथ से आरती की थाल नीचे गिर गई और आवाज से 2 आदमी पास आकर बोले, आप ठीक है ना रानी सा। दिव्या ने हाँ में सर हिलाकर पूछा, ये सब। आदमी शांत रहे। एक ने कहा, मैं अभी यह सब साफ कर देता हूँ। दिव्या ने आरती की थाल उठाए और मंदिर की ओर जाने लगी। पीछे से अर्जुन ने आवाज दी, दिव्या, मेरा मतलब रानी सा।
दिव्या ने मुड़कर देखा तो अर्जुन के साथ 5 औरतें थी। दिव्या ने पास आकर कहा, हाँ। अर्जुन ने सबसे मिलाते हुए कहा, ये है चंपा, ये है गीता, ये गुलाबो और ये। दिव्या, कौन है ये? अर्जुन, आपके लिए सेविकाएं। गुलाबों ने दिव्या के हाथ से थाल लेते हुए कहा, रानी सा आप क्यों ये लेकर खड़ी है, मैं पकड़ लेती हूं ना। दिव्या ने चंपा से कहा, खाना बनाते आता है? अर्जुन ने जवाब दिया, इन सबको सब कुछ आता है। दिव्या ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, हमें एक ही चाहिए, आदित्य सा नहीं चाहते महल में औरतें हो। अर्जुन ने बाकियों को साथ ले जाते हुए कहा, रानी सा ने गुलाबों को चुन लिया है, अब तुम सब जा सकती हो। दिव्या ने गुलाबों से कहा, ये थाल पूजा घर में रख दो, और हाँ, ध्यान रहे, हुकुम सा से बिना पूछे उनके सामान को हाथ मत लगाना। गुलाबो, बताओ भला, हुकुम सा को इतनी क्या परेशानी है औरतों से? अब आप भी तो औरत ही है, जब आपसे परेशानी नहीं तो किसी और के होने से क्या होती है? दिव्या का सर घूम रहा था, उसने पिलर पकड़ा और दूसरे हाथ से सर पकड़कर खड़ी रही। गुलाबों ने दिव्या को संभालते हुए कहा, आप ठीक हो ना सा? रुको, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। दिव्या ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, नहीं, हम ठीक है। गुलाबों ने उसे पकड़कर सोफे पर बैठाया और बोली, ठीक तो आप नहीं हो, पर कोई बात नहीं, कल था कि पहली रात थी ना, ठीक से सोए ना होगे, इसलिए ये। दिव्या ने बात काटते हुए कहा, कितना बोलती हो तुम, वो तो हमें ये खून खराबा शोर शराबे की आदत नहीं, कल रात महल में हमला हुआ, उसका असर पड़ रहा है। गुलाबों ने डरते हुए कहा, क्या हमला? यहाँ? दिव्या को लगा उसने बताकर गलती कर दी तो उठकर जाने लगी। गुलाबों पीछे पीछे आने लगी। दिव्या, हम कमरे में जा रहे हैं, यहाँ मत आओ, आदित्य सा ने देख लिया तो हमें ही डांट पड़ेगी। गुलाबो, पर मैं तो थारी। दिव्या, प्लीज जाओ और जाकर आराम करो, हमें भी थोड़ा आराम चाहिए। दिव्या ने दरवाजा बंद कर लिया। गुलाबो चली गई। दिव्या ने देखा आदित्य शर्ट की बटन लगा रहा था। दिव्या घबरा गई और आंखों पर हाथ रखकर कहा, सॉरी, हमने कुछ नहीं देखा। आदित्य ने जल्दी जल्दी बटन लगाए और कहा, वैसे जो कल आपने कहा था वो आप पर भी लागू होता है, दरवाजा नोक करके भी तो आ सकती थी। दिव्या ने चूनठी की और कहा, वो हमें थोड़े चक्कर आ रहे थे तो आराम करने आ गए। आदित्य, क्या आपको चक्कर आ रहे थे? दिव्या, वो सुबह फर्श पर थोड़ा खून देख लिया, हमें इस सबसे बहुत डर लगता है। आदित्य, आराम कर लो। आदित्य जाने लगा। दिव्या का पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गई। आदित्य ने उसे पकड़ लिया। दिव्या ने आदित्य की आंखों में देखा, उसे कुछ फील हुआ पर इसके पहले कि वो कुछ सोचती आदित्य ने उसे खड़ा कर दिया। आदित्य, आप आराम कीजिए, मैं किसी को भेजता हूँ। दिव्या सो गई। जब सोकर उठी तो गुलाबो हाथ में नींबू पानी लिए हुए उसके पैर के पास बैठी हुई थी। दिव्या उसे देखकर एक पल के लिए डर गई और कपड़े ठीक करते हुए उठकर बैठ गई। गुलाबो, जे लो रानी सा, नींबू पानी पी लो, था के लिए भेजा है। दिव्या ने झिझकते हुए कहा, किसने? गुलाबो ने शर्माते हुए कहा, थारे भरतार ने। महारा मतलब है हुकुम सा ने। दिव्या ने नींबू पानी लिया और एक हाथ से नथ ऊपर करके पी लिया। गुलाबो, वैसे तो अभी महारा बिहा नहीं हुआ, पर जब होगा जेई चाहूं सु भरतार हुकुम सा जितना चाहन वाला हो। दिव्या, बहुत बोलती हो तुम। दिव्या ने उसे ग्लास दी। गुलाबो, महारे से कहा गयो है, थने खाना खिला दूं। दिव्या ने उठते हुए कहा, हम कमरे में नहीं खाएंगे, जहां सोते हैं वहां खाना खाना खाने का अपमान करने बराबर है। दिव्या डाइनिंग रूम में चली आई। आदित्य पास से गुजर रहा था। दिव्या को खुद खाना लगाते देख पास आ गया और बोला, आप बैठिए, किसी को बोलता हूं। दिव्या ने नामे सर हिलाकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हम बीमार नहीं हैं जो खुद लेकर खा भी ना सके। आदित्य भी पास बैठ गया। दिव्या ने उसके लिए भी प्लेट लगाई। आदित्य, अब आप भी खा लो। आदित्य खाने लगा। दिव्या भी बैठ गए और खाने लगी। दिव्या के लिए खाना बहुत ज्यादा तीखा था। वो दोनों हाथ झटकने लगी। आह, पानी पानी पानी। दिव्या उठकर पानी का ग्लास उठाने वाली थी कि आदित्य ने उसके हाथ से ग्लास दूर कर दिया और बोला, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए ठीक नहीं। दिव्या को बहुत तीखा लग रहा था, उसने हाथ से मुंह में हवा की। हा 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 हा। आदित्य ने उसकी ओर गुलाब जामुन किया। दिव्या ने खा लिया, तब जाकर उसे कुछ चैन पड़ी। आदित्य, खाना बीच में छोड़कर नहीं जाते, आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा। दिव्या बैठ गई और खाने लगी। लास्ट में मीठा खाकर कमरे की ओर जाते हुए मन में कहा, इतने भी रूड नहीं है जितना हमने सोचा था। दिव्या कमरे में आए तो कोई नोक करके अंदर आ गया। दिव्या, आप? अर्जुन ने दिव्या को गुस्से में देखकर कहा, कुछ काम दिया था हमने आपको, लगता है महल की चमक देखकर आप सब भूल गई है। दिव्या को समझ नहीं आया अर्जुन क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो पूछ पड़ी, क्या भूल गए हम? अर्जुन, यही कि आपको यहाँ क्यों लाया गया है। दिव्या को याद आया कि उसे आदित्य के मन में सारे इमोशन जगाने होंगे। अर्जुन बोल पड़ा, आदित्य सा को गुस्से के अलावा कुछ नहीं आता, उनका ये बर्ताव कई बार बेवजह ही रियासत को खतरे में डाल देता है। जहां प्यार से बात बन सकती है वो वहां भी गुस्से में बात बिगाड़ आते हैं।
दिव्या ने हैरानी से कहा, अब क्या हुआ? अर्जुन, आपको सब नहीं बता सकते, बस इतना जान लीजिए, जल्द से जल्द हुकुम सा को बदलने की कोशिश कीजिए। अर्जुन चला गया। दिव्या ने सर पर हाथ मारकर कहा, अब भला हम पत्थर को मिट्टी कैसे बना सकते हैं? आदित्य सा को बदलने में बहुत वक्त लगेगा। दिव्या को महल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ना किसी से बात करने का मन था ना कुछ और। दिव्या शाम को महल के बगीचे में टहलने के लिए बाहर आ गई। आदित्य उसे दूर से देख रहा था। दिव्या घास पर बैठ गई और फूलों से बात करने लगी। तुम्हें भी यहाँ जेल सा लगता है? एक दिन में हमारा ये हाल है तो समझ सकते हैं तुम पर क्या गुजरती होगी। आदित्य ने दिव्या के पास आकर कहा, आप यहाँ? हमने आपको शाम के बाद कमरे से निकलने के लिए मना किया था ना? दिव्या ने आसपास देखा, कोई नहीं था तो वो आदित्य से रूखे स्वर में बोली, हम इस जेल में अपनी मर्जी से घूम भी नहीं सकते। कैसे राजा है आप? जब आपके होते हुए महल में भी कभी भी संकट आ सकते हैं तो क्या फायदा? अब क्या हमें यहाँ डर डर कर रहना होगा? कोई आना जाए ये सोचकर हम कमरे से निकलना ही बंद कर दें? दिव्या के सवालों को सुनकर आदित्य ने अपनी छोटी कटार निकाली और उसके हाथों में देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। आप सही कह रही है। दुश्मनों के डर से हम आपसे आपकी आजादी नहीं छीन सकते, पर इसे अपने पास रखना। दिव्या ने घबराते हुए कटार ले ली। आदित्य, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? दिव्या, वो हम। आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब आप एक क्षत्रिय नारी है, आपके आन बान की रक्षा हमने आपके ही हाथों में सौंप दी है। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आदित्य, क्या नाम है उस औरत का? दिव्या, किसका? आदित्य, वही बड़बोली जिसे आप उठा लाए हैं। दिव्या ने याद करते हुए कहा, अच्छा, आप गुलाबों की बात कर रहे हैं? आदित्य, हाँ, उनके साथ रहिए। दिव्या कमरे की ओर जाने लगी। आदित्य उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। पीछे से वो पूरी उनकी मां की तरह ही लग रही थी। दिव्या ने मुड़कर आदित्य को देखा तो उन्होंने अपनी मुस्कान छिपा ली और दूसरी ओर देखने लगे। दिव्या कमरे में आ गई। आदित्य कहीं चले गए। दिव्या का पास टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बजा तो उसका ध्यान फोन पर गया। दिव्या ने फोन उठाया और कुछ नहीं कहा। सामने से आवाज आई, हुकुम सा? दिव्या ने जवाब दिया, नहीं। हुकुम रानी सा, क्या काम है? सामने से आवाज आए, रानी सा, हुकुम सा को बता दीजिएगा, राजवर्धन सिंह ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि वो उन्हें बर्बाद करके रहेगा। दिव्या ने हैरानी से कहा, आप कौन? सामने से एक अजीब हंसी की आवाज आए, हा हा हा, राजवर्धन सिंह, और फोन कट गया। दिव्या हेलो हेलो करती रही, फिर फोन रखकर कहा, ऐसे कौन धमकी देता है, इन्हें तो हम। दिव्या ने वापस फोन किया। सामने से राजवर्धन ने फोन उठाकर कहा, लगता है आप में हमसे बात करने की तड़प जाग उठी है रानी सा, कहिए क्या बात है? दिव्या ने गुस्से में कहा, आपने चुनौती दी है, जवाब तो सुनते जाइए। हम, राजस्थान की हुकुम रानी सा, ये चुनौती मंजूर करते हैं। जाइए, जो बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लीजिए, पर अगर हुकुम सा अपनी पर आ गए तो आज जिस मुंह से आप चुनौती दे रहे हैं उस मुंह का वो नक्शा ही बदल देंगे। दिव्या ने फोन काट दिया। राजवर्धन ने तीखी हंसी के साथ कहा, तो खेल में चिड़िया भी आ गई है, अब जाल बिछाने में मजा आएगा। बड़ी तेज तर्रार लड़की ढूंढी है आदित्य सा ने, जरा हम भी तो देखे, राजस्थान में ऐसी कौन सी लड़की आ गई जो मुझसे, राजवर्धन सिंह से नहीं डरती बल्कि चुनौती दे रही है। दिव्या को अब टेंशन हो रही है। पहले तो उसने आदित्य की तरफ से जवाब दे दिया पर अब उसे डर लग रहा था। दिव्या ने मन में कहा, हे शिव जी, हमने बोल तो दिया, पर अगर इन्होंने हुकुम सा को कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, हुकुम सा इनसे क्यों डरेंगे? हमने चुनौती देकर गलत तो नहीं किया, उनका मेल ईगो तो नहीं जगा दिया? दिव्या के मन में सवालों का घेरा बना हुआ था। इतने में किसी ने अचानक दरवाजा खोल दिया। दिव्या डर गई, मुड़कर देखा तो आदित्य था। दिव्या ने चैन की सांस ली और बोली, आप? आदित्य, मेरा कमरा है, मैं ही होऊंगा ना, आप किसी और की उम्मीद कर रही थी? दिव्या ने ना में सर हिला दिया। आदित्य ने दिव्या से बैठने के लिए कहा, बैठिए। दिव्या बिस्तर पर बैठ गई। आदित्य ने उसके पैरों में घुंघरू जड़े पायल पहनाए। दिव्या हैरान थी। आदित्य, रानी सा है आप, और आपके खाली पैर अच्छे नहीं लगते। दिव्या, पर आदित्य ने धीरे से कहा, महल में सिर्फ लड़के ही है, आपके चलने से सबको पता चल जाएगा आप कब कहाँ जा रही है, तो सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। दिव्या उसे राजवर्धन के बारे में बताना चाहती थी, पर आदित्य ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। आदित्य, हमें ज्यादा बात करना पसंद नहीं, सो जाए। दिव्या ने एक बार फिर उसे बताने के लिए मुंह खोला पर आदित्य ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, एक बार कहा ना, हमें कुछ नहीं सुनना, सो जाए। दिव्या सोने के लिए अपनी नथ उतारने लगी। आदित्य उसे नथ उतारता देख शर्मा गया। दिव्या का मंगलसूत्र उसके हार में फंस गया और उसे परेशानी होने लगी। आदित्य उठकर आया और उसकी मदद करने के लिए मंगलसूत्र खींचने लगा तो दिव्या ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं, टूट जाएगा। आपके लिए भले ही इस शादी और मंगलसूत्र का कोई मोल ना हो, पर हमारे लिए ये सिर्फ एक गहना नहीं है। आदित्य ने हैरानी से कहा, क्या? दिव्या ने थूक का घूंट निगला और बोली, वो टूट जाएगा। दिव्या ने धीरे से हार अलग किया और एक एक करके गहने उतारने लगी। आदित्य, आप चाहे तो ये पायल भी उतार सकती हैं।
दिव्या ने धीरे से कहा, शादी के बाद पहली चीज है जो आपने अपने आप हमें दी है, इसे कैसे उतार सकते हैं? आदित्य ने सुन लिया पर अनसुना करके जाकर सो गया। दिव्या ने मन में कहा, इनमें फीलिंग्स कैसे जगाए? दिव्या एक कदम पलंग की ओर चली तो पायल की झनकार सुनकर मन में खुश होते हुए कहा, इन्होंने हमें गिफ्ट दिया। पहली बार। मतलब कुछ तो फील हुआ ही होगा, वरना हमेशा गुस्से में रहने वाले हुकुम सा भला हमें कुछ गिफ्ट क्यों करते। अगले दिन दिव्या तैयार होकर नीचे आए तो उसे कुछ आवाजें आने लगी। आदित्य भी नीचे आ गया। दिव्या ने उसकी ओर देखा और रात की बात याद आने पर बोली, हम आपको कल से कुछ बताना चाह रहे हैं। आदित्य ने नाश्ता करते हुए कहा, बोलो। दिव्या ने उसे और सब्जी देते हुए कहा, वो कल ना, कल किसी राजवर्धन का कॉल आया था, उन्होंने आपके लिए चुनौती दी तो हमने भी उन्हें चुनौती दे दी। आदित्य को ठसका लग गया, वो खांसने लगा। दिव्या ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे अरे क्या हो गया आपको, पानी पीजिए। आदित्य ने दिव्या की ओर देखकर कहा, आपने उसे चुनौती दी? दिव्या ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ। हम ये सबसे डर लगता है, ये बात उन्हें थोड़ी पता है, और वैसे भी लड़ना तो आपको ही है, हमने तो आपकी ओर से कहा है ना कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिव्या खाने लगी। अरे आज का खाना तीखा नहीं है। दिव्या ने आदित्य की ओर देखा तब उसे समझ आया कि आज आदित्य ने बोलकर खाने में मिर्च कम डलवाई है। दिव्या खाकर जाने लगी तभी उसे फिर कुछ शोर सुनाई दिया। दिव्या, ये कैसा शोर है? आदित्य ने प्लेट साइड की और म्यान से तलवार निकालते हुए कहा, जो मेहमान अपने न्योते हैं, लगता है वो अपनी मेहमान नवाजी करवाने पधार गए हैं। आज पहली बार आदित्य ने मजाक किया था, और वह भी इतनी सीरियस सिचुएशन में। दिव्या हैरान थी। अर्जुन ने दिव्या को देखकर इशारे से पूछा, कुछ किया है क्या तुमने? दिव्या ने ना में सर हिला दिया। आदित्य ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, चलो बाहर, मेहमान नवाजी करके आते हैं। दिव्या, आप अंदर जाइए। दिव्या ने ना में सर हिला दिया और बालकनी में जाकर बाहर का देखने लगी। बहुत सारे आदमी हाथों में बम लिए हुए महल की ओर आ रहे थे। अर्जुन, तलवार से कुछ नहीं होगा हुकुम सा। आदित्य ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उन पर चलाने लगा। अर्जुन भी चलाने लगा, पर दूर ही बम फटने लगे। दिव्या ने शोर से दोनों कान अपने हाथों से बंद कर लिए और डरते हुए सब देखने लगी। बहुत से सैनिक भी आदित्य के साथ आ गए और लड़ने लगे। दिव्या ने मन में कहा, हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। क्या ये हमारी चुनौती के कारण हो रहा है? तब तो हमें यूं हाथ पर हाथ रखे नहीं देखना चाहिए। हम भी आ रहे हैं हुकुम सा। दिव्या ने दोनों हाथों से अपना लहंगा संभाला और कमरे में रखी आदित्य की राइफल उठाकर बाहर आ गई। आदित्य की बंदूक की गोली खत्म हो गई। किसी ने उसके ऊपर तलवार से वार करना चाहा। आदित्य और अर्जुन का ध्यान सामने था। दिव्या ने आदित्य को बचाने के लिए आदमी पर निशाना लगा दिया। उसने आज पहली बार राइफल चलाई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि राय पर चलने के बाद हाथ में हल्का धक्का लगता है। दिव्या डर गई। आदित्य और अर्जुन का ध्यान दिव्या पर गया। आदित्य, ये इन्होंने किया? अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया। दिव्या ने आदित्य को राइफल देकर कहा, हम ये नहीं कर सकते, आप संभालो। दिव्या एक किनारे हो गई। दूर गाड़ी में बैठा राजवर्धन दूरबीन से महल के बाहर के नजारे देख रहा था। उसने दिव्या को देखा तो तीखे हंसी हंसकर कहा, तो ये है वो चिड़ैया? क्या सोन चिड़ैया लाया है आदित्य? साला ऐसी लड़कियां हमें क्यों नहीं मिलती? राजवर्धन दिव्या को देख रहा था। उसने दूरबीन उसके माथे की ओर की। माथे में छोटी सी लाल बिंदी और उसमें सफेद नग जड़ा था। उसने दिव्या के कान देखे। कानों में गोल्डन झुमके के साथ 3 चेन की कछड़ी थी तो बालों में जा रही थी। उसके ओंठ पर लाल लिपस्टिक थी और ऊपर एक छोटा सा तिल। दिव्या के गले में पतला सा मंगलसूत्र था। राजवर्धन गंदी हंसी हंस रहा था। उसने दूरबीन दिव्या की नाभि की ओर की। वो उसे देख ही रहा था कि आदित्य ने दूरबीन के कांच की ओर निशाना मार दिया और राज की आंख बच गई। दिव्या ने देखा लहंगा नाभि के हल्का नीचे था तो उसने मुड़कर नाभि ढंक ली। आदित्य और अर्जुन राज की ओर भागे। राज ने ड्राइवर को बकते हुए कहा, अबे अब का हमारी मौत का तमाशा देखकर जाओगे, भगाओ ना। ड्राइवर ने जीप भगा ली। आदित्य और अर्जुन कुछ ना कर सके। वो वापस दिव्या की ओर आ गए। दिव्या ने दोनों कान पकड़ के आदित्य से माफी मांगी, सॉरी, हमें नहीं पता था वो इतना कुछ कर सकता है। आदित्य ने उसके हाथ नीचे करते हुए कहा, आप माफी क्यों मांगती हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो जो किया हमारे लिए किया ना। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन देख रहा था आदित्य में बदलाव तो हो रहे हैं। आदित्य ने अपनी राइफल अर्जुन को देते हुए कहा, भारी है, संभाल कर। अर्जुन के लिए वो सच में भारी थी। अर्जुन दोनों हाथों से संभालते हुए उसे अंदर ले आया। दिव्या ने मन में कहा, आदित्य सा की जान बचाने के लिए जब हमने ये राइफल उठाई तो हमें ये भारी क्यों नहीं लगी? क्योंकि तब शायद हमें हमारा भी होश नहीं था। दिव्या पीछे पीछे अंदर आ गई। गुलाबो दिव्या को ढूंढती हुई उसके पास आई और बोली, थे यहाँ हो और मैं थारे को कहाँ कहाँ देख रही थी। दिव्या, क्या हुआ? गुलाबो, कुछ नहीं। कुल पुरोहित जी ने कहा है थाको और हुकुम सा को कुलदेवी मंदिर में पूजा करनी है, वो भी आज। दिव्या ने मन में कहा, किसी का खून करने के बाद हम आज पूजा कैसे कर सकते हैं?
आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और रानीसा को तैयार करके लाओ, हम आज ही कुलदेवी मंदिर के लिए अजमेर निकल रहे हैं। गुलाबो दिव्या को लेकर तैयार करने चली गई। दिव्या, हमें ये। गुलाबो ने उसे चुप कराते हुए कहा, ब्याह के बाद पहली बार मंदिर जा रहे हो, अलता तो लगा कर जाना चाहिए ना। आज तो पूरा 16 श्रृंगार करूंगी मैं थाका, देखना हुकुम सा तो थने देखते ही रह जावेंगे। गुलाबो ने दिव्या का पूरा श्रृंगार किया। दिव्या ने खुद को देखा तो मुस्कुरा दी। गुलाबो, अब लग रही हो सा बिल्कुल गुलाब सी खिली हुई। दिव्या, थैंक यू। गुलाबो दिव्या को लेकर नीचे आ गई। आदित्य दिव्या को देखकर मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने पास आते हुए कहा, रानी सा, बहुत खूबसूरत लग रही है आप। दिव्या ने नजरें झुका ली, कुछ देर में सर उठाकर कहा, रानी सा नहीं, भाभी सा, आपके लिए हम भाभी सा है अर्जुन सा। आदित्य ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने हामी भरी। आदित्य, अर्जुन, हमें कुलदेवी मंदिर जाना होगा, हमारे पीछे यहाँ की सारी जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। अर्जुन, जी हुकुम सा। आदित्य ने देखा दिव्या को लहंगा संभालते हुए चलने में परेशानी हो रही थी तो एक हाथ दिव्या को दिया। दिव्या ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और आराम से चलने लगी। आदित्य जल्दी जल्दी चलने लगा। दिव्या का हाथ छूट गया। आदित्य ने थोड़ा आगे जाकर देखा, दिव्या साथ नहीं थी। उसने मुड़कर देखा तो दिव्या दोनों हाथों से लहंगा संभालते हुए धीरे धीरे आ रही थी। आदित्य ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? दिव्या ने गाने के जरिए अपनी हालत बताई। सरर सरर चाले बायरो के चुनरी शोर, ऊपर से यो बाजूबंदनी लूम बड़ी कमजोर, लूम बड़ी कमजोर। टूटे बाजूबंदनी लूम लड उलझी उलझी जाए, टूटे बाजूबंद री लूम लड उलझी उलझी जाए। महारे पचरंगी लहरिया रो पल्लू लहराए, धीरे चलो रे बायोरिया, हौले हालो रे बायोरिया, झालो सहो नहीं जाए। बाल सवारू सुरमो घालो, नखरा कई हजार करो, बाल स्वारू सुरमो घालो, नखरा कई हजार करो। तू धीरे चाले तो मैं सारा श्रृंगार करूं। महारे मखमल राग केसानू बैरी तू मत उलझाए, महारे मखमल राग केसारू बैरी तू मत उलझाए। धीरे चालो रे बायोरिया, होले हालो रे बायोरिया, झालो सहो नहीं जाए। आदित्य समझ गया दिव्या को इतने श्रृंगार के साथ चलने में परेशानी हो रही है। दिव्या उसके पास आकर रुक गई। आदित्य, चलिए। आदित्य ने दिव्या के लिए कार का दरवाजा खोला और बाजू की सीट में खुद भी बैठ गया। आदित्य, चलो। ड्राइवर ने कार चालू की। दिव्या का ध्यान आदित्य पर ही था। आदित्य ने चेहरे पर हाथ लगाकर पूछा, कुछ लगा है क्या? दिव्या ने ना में सर हिला दिया और नीचे देखने लगी। आदित्य, तो आप तब से क्या देख रही थी? ड्राइवर ने धीरे से खुद में ही कहा, नया नया ब्याह हुआ है, भला अपने बींद को देखने के लिए भी वो सोचेंगी क्या? आदित्य ने सुन लिया तो बनावटी खांस दिया। दिव्या ने आदित्य की ओर मासूमियत से देखकर कहा, आप ठीक है? आदित्य, हम तो ठीक है, पर आप कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ कमी रह गई क्या हमारी खातिर में? कुछ कमी हो तो बोलिए, हम पूरी करा देंगे। दिव्या ने धीरे से कहा, हमारी दोस्त की कमी आप चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते। आदित्य ने सुन लिया था। कुछ पल रुककर कहा, देखो, मैं कभी लड़कियों के बीच रहा नहीं। 8 साल का था तब माँ गुजर गई, और उसके बाद ना महल में और ना हमारी जिंदगी में कोई लड़की आई। हमें लड़कियों के साथ किस सलीके से पेश आना चाहिए ये भी नहीं पता। कभी कुछ बुरा लग जाए तो बता देना। दिव्या ने आदित्य के हाथ पर हाथ रखकर कहा, हम समझ सकते हैं। आदित्य ने उसका हाथ कसके पकड़कर कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्ती से सब शुरू करें। आप कंफर्टेबल तो है ना? दिव्या ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। अब जिस रिश्ते में हम हैं, कम से कम उसे कुछ तो नाम दे। कब तक एक ही कमरे में दो अजनबियों की तरह रहें? आदित्य, तो तय रहा। दिव्या जी, हमें भी कुछ कहना है। वो, कभी कभी हम जल्दी नाराज हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, आप भी बुरा मत मानना। आदित्य, हम देखते हैं। दिव्या ने बाहर देखकर कहा, आदित्य सा, देखो ये तो वही पंछी है। आदित्य, कौन सा? दिव्या, ओफो, वही जो फिल्मों में होता है। आदित्य, हम फिल्म नहीं देखते। दिव्या शांत हो गई और ढंग से बैठ गई। वो बाहर के नज़ारे देखने लगी। आदित्य उसे ही देख रहा था और उसके मुस्कुराने पर आदि के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही थी। दोनों अजमेर के मंदिर के पास आ गए। आदित्य ने दिव्या का हाथ पकड़कर उसे उतरने में मदद की। दिव्या ने धीरे से कहा, पक्का 20 किलो का तो होगा ही। आदित्य ने चलते हुए उसके कान के पास आते हुए धीरे से कहा, क्या? दिव्या अचानक घबरा गई और बोली, ये घाघरा। आदित्य ने सीढ़ियां देखकर कहा, 108 सीढ़ियां है, और मंदिर पहाड़ी पर बना होने के कारण सीढ़ियां पत्थर की है, थोड़ी ऊंचाई है, देखकर। दिव्या, पर ये तो आड़ी टेढ़ी सीढ़ी है। आदित्य, मंदिर में है आप, सर ढकिए। दिव्या को ध्यान आया तो उसने जल्दी सर ढक लिया। आदित्य ने देखा दिव्या के लिए लहंगे में सीढ़ी चढ़ना और भी मुश्किल हो रहा था, साथ ही इतने गहने। दिव्या ने मन में कहा, क्या जरूरत थी हमें आने की? सॉरी माता, आपके लिए नहीं कह रहे, वो तो हमसे चला ही नहीं जा रहा, वो भी इतनी कड़ी धूप में, नंगे पैर, चीप के सीढ़ी से चढ़कर, बाप रे। दिव्या मुश्किल से 15 सीढ़ी ही चढ़ पाई और रुक गई और हाँफने लगी।
आदित्य ने उसका चेहरा देखकर कहा, क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गई? इतनी देर में तो हम 3 बार जाकर आ जाते। दिव्या ने मुंह बनाकर कहा, तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते? जाइए, आपको किसने रोका? आदित्य, मुझे अकेले जाना होता तो जाकर आ भी गया होता। रस्म है, साथ में चढ़ते हैं पति पत्नी। ऐसा मानना है जो इस मंदिर में साथ चढ़ नहीं सकते, वो सारी उम्र के उतार चढ़ाव में कैसे एक दूसरे का साथ देंगे? इसलिए हर सीढ़ी साथ ही चढ़नी है। दिव्या ने आदित्य की ओर देखा और उसकी खुशी के लिए फिर चढ़ने लगी। आदित्य ने देखा दिव्या बहुत थक गई है तो उसने बिना कुछ सोचे उसे झटके में गोद में उठा लिया और जल्दी जल्दी चढ़ने लगा। दिव्या को अजीब लग रहा था और डर भी कि कहीं आदि उसे गिरा ना दे। दिव्या ने डरते हुए कहा, हम चल लेंगे, उतारो हमें। आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे चढ़ते हुए कहा, चिलचिलाती धूप की गर्मी और पत्थरों की तपिश आपके कोमल पांव नहीं सह सकते। हमने अपने तन को पत्थर बना लिया है, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको इस सब की आदत नहीं। दिव्या ने आदित्य की शक्ल प्यार से देखी। उसके माथे से एक पसीने की बूंद निकलकर उसके गाल से होते हुए दिव्या के मंगलसूत्र पर गिरी। दिव्या ने मन में कहा, ये सबके सामने दिखाते नहीं, पर फीलिंग्स तो इनमें भी है। खुद को दर्द देकर भी इन्हें हमारी परवाह है, हम कैसे कह दे कि ये लोगों का दर्द नहीं समझते? आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे कहा, ये हमने आपके लिए नहीं अपने लिए किया। साथ चढ़ना जरूरी था, पर उसके लिए हम आपके कारण घंटों धूप में नंगे पैर नहीं खड़े रह सकते। कोई गलत फहमी मत पा लिएगा। आदित्य दिव्या के साथ मंदिर के अंदर आ गया और उसे गोद से उतार दिया। दिव्या ने बड़ी ही मासूमियत से धीरे से कहा, 80 किलो उठा लिया आपने? आदित्य ने सामने देखते हुए धीरे से कहा, आप 80 किलो की है? दिव्या ने ना में सर हिलाया और उसकी ओर देखकर बोली, हम तो सिर्फ 50 किलो के ही हैं, पर ये लहंगे और गहनों का वजन तो 30 किलो ही होगा। आदित्य ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये है राजस्थान की हुकुम रानी सा, आप इन्हें सुरक्षा धागा दे दीजिएगा। पंडित ने दोनों के हाथ में फूल रखते हुए कहा, पहले आप दोनों मंदिर की 3 परिक्रमा करके आइए। दिव्या ने काली मां के सामने हाथ जोड़े और आदित्य के साथ मंदिर की परिक्रमा करने चली गई। आदित्य, थोड़ा दूर चलिए, आपका लहंगा हमारे पैर के नीचे आ जाएगा। आदित्य आगे आगे चलने लगा। दिव्या पीछे लहंगा संभालते हुए चलकर मुंह बनाकर धीरे से बोली, खूह आए बड़े, लहंगा पैर के नीचे आ रहा है। सीधे क्यों नहीं कहते कि हमारे साथ चलने में उनकी शान घट रही है? हम तो इसलिए आए क्योंकि मंदिर आना था, अगर कहीं और घूमने लेकर जाते ना तो बिल्कुल नहीं आते हम इनके साथ। हुकुम सा है तो क्या सारा ऑर्डर हम पर ही देंगे? आदित्य ने पीछे मुड़कर कहा, कुछ कहा आपने? दिव्या ने मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया। आदित्य के मुड़ते ही मुंह बना लिया। अगर इन्हें इतना भारी लहंगा पहनकर और यह इतना सारा ताम झाम करके चलना पड़ता ना, तब समझ आता इन्हें। सॉरी काली माँ, हम ना जाने क्या क्या बोलने लगे, हम ऐसे तो नहीं थे, ये आभा का ही असर हो गया है हम पर। दिव्या मन में मंत्र बोलने लगी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारूप में ववंदनाय मृत्यो मोक्षीय मां अमृताय। दोनों साथ में परिक्रमा पूरी करके मां की मूर्ति के सामने आ गए। आदित्य ने मन में कहा, मां, हम जिस खतरे में हैं अनजाने में हमने उसमें दिव्या को भी घसीट लिया है। उनकी रक्षा करना, अगर हमारे कारण उन्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दिव्या ने मन में कहा, मां, रियासत की जिम्मेदारी के साथ उन पर बहुत से बोझ है, ना जाने कितने दुश्मन उनके पीछे पड़े हैं और ना जाने कितने और पड़ने वाले हैं। उन सब से हमारे सुहाग की रक्षा करना। पंडित जी ने घंटी बजाई और दिव्या के हाथ में पूजा की मोली बांध दी। दिव्या ने माता के चरणों में गिरा सिंदूर उठाया और अपने माथे में लगाने के बाद मांग में लगा लिया। दिव्या ने आदित्य के माथे में लगाना चाहा तो उसने दिव्या का हाथ पकड़कर कहा, हमें पसंद नहीं कोई लड़की हमें छुए। दिव्या ने देखा पंडित जी हैरानी से उन्हें देख रहे थे तो उसने सिंदूर को मंगलसूत्र में लगा लिया और मुस्कुराकर प्रसाद लेकर बाहर आ गई। दिव्या ने मन में कहा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये? हम तो सिर्फ तिलक लगा रहे थे, इनकी रक्षा के लिए ही कर रहे थे, और इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। दोनों कार के पास आ गए। आदित्य ने दिव्या के लिए पीछे का दरवाजा खोला, पर दिव्या जाकर आगे ड्राइवर के बाजू में बैठ गई। आदित्य का ईगो हर्ट हो गया। उसने दरवाजे को जोर से बंद किया और सामने जाकर दिव्या वाला दरवाजा खोला और गुस्से में कहा, बाहर आइए, आप किसी पर पुरुष के साथ नहीं बैठ सकती, पीछे चलिए। दिव्या ने एक सांस लेकर कहा, नहीं, हम यहीं बैठेंगे, हमें पसंद नहीं कि हर मोड़ पे हम किसी के ऊपर गिरे। आदित्य ने जबरदस्ती दिव्या को पकड़कर बाहर निकाला और पीछे बिठा दिया। दिव्या को गुस्सा आ रहा था, वो कुछ बोलती इसके पहले आदि ने गुस्से में कहा, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलेगी आप, जो कुछ कहना है महल चलकर कहिए। ड्राइवर की ओर देखकर कहा, हम नहीं चाहते बाहर वालों के सामने तमाशा हो। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य भी बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर ली। दिव्या ने बाहर देखते हुए मन में कहा, हम इनके लिए प्रे कर रहे हैं और ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, कुछ देर पहले तक तो ठीक थे। आदि ने मन में कहा, हमने तिलक लगाने नहीं दिया तो आप ड्राइवर के पास बैठने चली गई, कैसे, क्यों? आपने एक बार नहीं सोचा महल की मर्यादा के बारे में?
आज तक हम ड्राइवर के पास नहीं बैठे और आप? दिव्या ने आदित्य की ओर नम आंखों से देखा तो वो पहले से ही गुस्से में दिव्या को घूर रहा था। दिव्या ने तुरंत नजरें चुरा ली। आदित्य ने धीरे से कहा, यहां देखिए। दिव्या ने अनसुना कर दिया। आदित्य ने दिव्या की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया। देखा तो दिव्या की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने उसे छोड़कर अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी, आप हमें तिलक लगाना चाहती थी ना, लगा लीजिए। दिव्या ने सर झुका लिया और आंसू पोंछे। आदित्य ने दिव्या के मंगलसूत्र में लगा सिंदूर अपनी अनामिका उंगली में लगाया और उससे खुद को लंबा तिलक लगाकर कहा, अब देखिए, ठीक लगा है ना? हमने जिंदगी में पहली बार तिलक लगाया है। ये सुनकर दिव्या ने आदित्य की ओर देखा तो थोड़ा तिलक फैल रहा था। दिव्या ने ठीक करके कहा, आप तिलक में अच्छे लगते हैं। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, और आप मुस्कुराते हुए, चलिए अब जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। आदित्य को मुस्कुराते देख अपने आप दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ड्राइवर ने रियर मिरर से पीछे का हाल देखा तो दोनों को मुस्कुराता देख शॉकर हो गया। आदित्य को हंसी आ गई। उसने हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, दिव्या, आप बहुत फनी लग रही है। दिव्या, ऐसा क्या हुआ? दिव्या ने खुद को सामने शीशे में देखा तो उसका काजल फैल चुका था। अरे रे, ये तो। दिव्या अपनी ओढ़नी से काजल ठीक करने लगी। आदित्य ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, रुकिए, अपने कपड़े मत खराब कीजिए। आदित्य ने जेब से सफेद रुमाल निकाला और दिव्या के करीब आकर उसका फैला हुआ काजल साफ करने लगा। दिव्या की गर्म सांसें आदित्य को अपने हाथ में महसूस होने लगी और उसे पहली बार एक अजीब सी फीलिंग आई। दिव्या को भी कुछ तो महसूस हो रहा था। रात का वक्त, जैसलमेर। दिव्या गाड़ी में शाम की ठंडी हवा चलने से सो गई थी और अब उसका सर नींद में आदित्य के कंधे पर रखा हुआ था। गाड़ी महल के अंदर के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने सीट बेल्ट उतारते हुए रेयर मिरर से पीछे देखा तो आदित्य दिव्या के कंधे पर हाथ रखे उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। आदित्य को कोई खबर नहीं थी कि गाड़ी रुक चुकी है और वो महल आ चुके हैं। ड्राइवर ने उतरकर आदित्य के साइड का दरवाजा खोलकर कहा, हुकुम सा, महल आ गया। आदित्य ने उसकी ओर देखा, फिर पीछे महल को देख उसने दिव्या को देखा। दिव्या अब भी सो रही थी। आदित्य ने दिव्या का सर कंधे से हटाकर सीट से टिकाकर कहा, दिव्या, उठो, देखो महल आ गया। दिव्या ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, हमें सोने दीजिए ना। आदित्य ने ड्राइवर की ओर देखा, वो उन्हें ऐसे देखकर मुंह पर हाथ रखे चोरी चोरी हंस रहा था। आदित्य ने कड़ी आवाज में कहा, तुम जाओ। ड्राइवर चला गया। आदित्य उतर गया और दिव्या को उठाकर गोद में लेकर महल के अंदर आ गया। गुलाबों ने बालकनी से उसे देखा तो जल्दी मटकती हुई चलकर पास आकर बोली, हुकुम सा, रानी सा ने क्या हुआ? आदित्य ने दिव्या को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा कर कहा, कुछ नहीं, ठंडी हवा की वजह से इन्हें नींद आ गई, आप इनके पास रुकिए। गुलाबों ने मना करते हुए कहा, ना ना हुकुम सा, रानी सा, कभी भी किसी ने कमरे में ना आने देवे से। मैं बाहर ही रहूंगी और देखूंगी कोई आवे ना। आदित्य, कोई जरूरत नहीं है, रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। गुलाबो चली गई। आदित्य ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कोट उतारा। दिव्या ने उसकी ओर करवट ले ली। आदित्य ने एक बार दिव्या की ओर देखा, फिर शर्ट उतारने लगा। आदित्य कुछ और पहनता इसके पहले दिव्या उठ गई और अचानक उसे सिर्फ पैंट में देखकर चीख पड़ी। आदित्य ने जल्दी दूसरी शर्ट पहनी और दिव्या का मुंह बंद कराते हुए कहा, क्या कर रही है आप? चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेंगी क्या? दिव्या ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, दूर रहिए, ये कोई तरीका है? आप बाथरूम में भी तो चेंज कर सकते थे ना। पता था हम यहीं सो रहे हैं, फिर भी आप यहीं बदलने लगे। आदित्य ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, यही तो, आप सो रही थी ना, फिर उठ कैसे गई? ओह, कहीं आप, हाँ, आप सोने का नाटक करके हमें कपड़े बदलता देखना चाहती थी, है ना? और अब? दिव्या ने बात काटते हुए कहा, बस करिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं, हम तो सो ही रहे थे, वो तो अचानक से नींद खुल गई। आदित्य ने एक आईब्रो उठाकर कहा, तो नींद कोट उतारते वक्त क्यों नहीं खुली, शर्ट के उतरते ही कैसे खुल गई? दिव्या ने मुंह बनाकर कहा, हमें आपको बिना शर्ट के देखने का कोई शौक नहीं है। दिव्या उठकर खड़ी हो गई। आदित्य घूरते हुए आगे आगे होने लगा तो वो पीछे पीछे होने लगी। आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? दिव्या ने डरकर नामे सर हिला दिया। आदित्य ने हैरानी से उसे देखा और कान के पास आकर धीरे से पूछा, लड़कियों में इंटरेस्ट है? दिव्या ने उसे धक्का देते हुए कहा, छी, हमें भला लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट होगा? आदि ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तो आप मानती है ना आपका लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, होना भी चाहिए। दिव्या ने कुछ नहीं कहा। आदि, पर मुझे यूं छुप छुप कर कपड़े बदलने मत देखना, मुझे नहीं पसंद। दिव्या ने उसे छेड़ते हुए कहा, आपको शर्म आती है? बोलिए बोलिए ना। ओह, तो राजस्थान की रियासत के हुकुम सा अपनी ही पत्नी से शर्मा गए। वाओ, क्या टैग लाइन बनेगी ना। सोचिए जरा, द ग्रेट हुकुम सा, हुकुम रानी सा के उन्हें देखने पर ही शर्मा गए। दिव्या सोचकर ही हंसने लगी और बोली, अभी आभा होती ना तो आपको छेड़ छेड़ कर बहुत मजे लेती, हा हा ही।
दिव्या को हंसते हुए अचानक रियलाइज हुआ कि आदित्य हुकुम सा है और उसे ऐसा मजाक बुरा लग सकता है, तो अचानक चुप हो गई। सॉरी, वो हम। आदित्य ने उसे ऐसे अचानक चुप होता देखा तो पूछा, आपने अचानक हंसना क्यों रोक दिया, क्या हुआ? दिव्या ने सीरियस होकर कहा, वो हम आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे पर गलती से उड़ गया। आदित्य भी हंस पड़ा। दिव्या उसे हंसते देखकर खुश थी। आदित्य ने मजाक में कहा, आज ही हमने आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आज ही आप हमारा मजाक उड़ाने लगी। दिव्या ने ना में सर हिला दिया और ड्रेसिंग के सामने जाकर बैठकर गहने उतारने लगी। आदित्य ने दिव्या की नथ के नीचे तिल देखा और मुस्कुरा दिया। दिव्या ने शीशे से उसे मुस्कुराता देखकर पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने उसके पास आकर उसकी नथ उतारी और उसके तिल पर उंगली से टैप करके कहा, ये आप जानती है, हमारी मासा के ओंठ के ऊपर भी ऐसा ही तिल था। बिल्कुल आप जैसा रंग, आप जितना कद और आपके जैसा ही स्वभाव, बिल्कुल पानी जैसा, जहां जाए अपने आप को हालात में ढाल लेने वाला। दिव्या ने आदित्य की आंखें देखी, उसे उनमें अपने लिए कुछ तो दिखा पर समझ नहीं पाए। आदित्य दूर हो गया। दिव्या बाथरूम में गई और हल्का लहंगा पहनकर आ गई। आदित्य लैपटॉप में कुछ कर रहा था। दिव्या पास आकर बैठ गई और लैपटॉप में झांकते हुए बोली, क्या देख रहे हैं हुकुम सा? आदित्य ने अचानक उसे देखा तो एक पल के लिए डर गया और बोला, आप तो डरा ही देती हैं। दिव्या दूर हो गई और बिस्तर पर जाकर एक किनारे उदास बैठ गई। आदित्य ने उसे उदास देखा तो लैपटॉप बंद करके पास आकर कहा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? दिव्या ने घुटने पर सर रखकर आंखें बंद की और आभा के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे। न जाने हमारी दोस्त कैसी होगी, किस हाल में होगी, अब तक ठीक हुई भी होगी या नहीं, ना जाने हम उसे कभी देख भी पाएंगे या नहीं। आदित्य ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखा। दिव्या ने आदित्य की ओर देखा तो मानो आदित्य की आंखों ने उसे कहा, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या ने आदित्य की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं, वो हम ऐसे ही रो पड़े। आदित्य ने उसके पास बैठते हुए कहा, बेवजह कोई नहीं रोता, बताइए क्या हुआ है? दिव्या ने आदित्य को आभा के एक्सीडेंट की बात बता दी। आदित्य, अब कैसी है वो? दिव्या ने नाराजगी जताते हुए कहा, कैसे पता करे, हमारा फोन तो आपने तोड़ दिया। आदित्य ने अपना फोन दिव्या की ओर करके कहा, लो, इससे बात कर लो। दिव्या ने लैंडलाइन की ओर इशारा करके कहा, वो भी था, पर जब हमें उसका नंबर ही याद नहीं तो कैसे लगाए? आदित्य को गिल्ट होने लगा। दिव्या ने आंसू साफ करके कहा, छोड़िए, आपके पास और भी काम है। आदित्य ने हाँ में सर हिला दिया और जाकर खिड़की के पर्दे लगा दिए। दिव्या ने चादर लिया और सो गई। आदित्य सोने आया तो दिव्या पूरे बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। ये ऐसे सोएंगी तो हम कहाँ सोएंगे? आदित्य ने दिव्या को थोड़ा साइड किया और कम जगह में सो गया। दिव्या ने नींद में आदित्य पर लात रख ली और चिपक कर सो गई। दिव्या के ऐसा करते ही आदित्य की नींद खुल गई और उसे अजीब लगने लगा। आदित्य ने दिव्या को साइड करना चाहा, पर बार बार वो चिपक आ रही थी। आदित्य ने मन में कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में है, हो सकता है आभा के साथ ऐसे ही रहती हो तो आदत हो गई हो। आदित्य ने अपना तकिया उठाया और आसपास देखा तो कहीं सोने की जगह नहीं थी। आदित्य मजबूरी में बाथरूम में बाथटब में गद्दा डालकर सो गया। दिव्या रात भर पूरे बिस्तर पर फैलकर सोई। सुबह के 6 बजते ही अपने आप उसकी नींद खुल गई। दिव्या ने आंखें मलते हुए आसपास देखा तो आदित्य नहीं था। वो एक पल के लिए डर गई कि कहीं फिर रात में हमला तो नहीं हुआ और आदित्य बाहर तो नहीं है। दिव्या उठकर दरवाजे के पास आई, देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। अगर दरवाजा अंदर से बंद है तो आदित्य सा कहाँ गए? दिव्या ने एक दो बार कमरे में नजरें दौड़ाई, फिर सोचा, छोड़ो, पहले नहा लेते हैं फिर देखेंगे। दिव्या बाथरूम में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। दिव्या ने चूना हटाकर एक तरफ फेंकी और लहंगे की गांठ खोलने लगी, तभी उसकी नजर सामने सो रहे आदित्य पर गई और वो चीख पड़ी, है। दिव्या की चीख सुनकर आदित्य उठ पड़ा। उसने देखा सामने दिव्या खड़ी थी और उसने दुपट्टा नहीं ले रखा था। दिव्या की गले की क्लेविकल बोन साफ दिख रही थी और उसकी गहरी नाभि आदित्य का ध्यान खींच रही थी। दिव्या ने दुपट्टा ढूंढ कर उठाया और खुद को ढंक कर बोली, आप क्या छिपकली है, कहीं भी आ जाते हैं। आदित्य बाथटब से उठ गया और बोला, पहली बात, पहले तो पूरे बिस्तर में कब्जा कर लिया और अब मुझे बाथरूम में भी चैन से नहीं सोने दे रही हो। चाहती क्या हो? इतना तो मैं खून खराबा देखकर नहीं डरता जितना तुम्हारी चीख सुनकर डर जाता हूँ। ऐसे ही चीखती रही तो किसी दिन मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगी और मैं बहरा हो जाऊंगा। दिव्या चुपचाप उसे देखती रही। आदित्य, सॉरी, हमने ज्यादा गुस्सा कर दिया, आप नहा लीजिए। हम दिव्या ने बात काटते हुए हैरानी से कहा, आपके सामने? आदित्य, पूरा बोलने तो दिया करो, आप नहा लो, हम बाहर चले जाते हैं। दिव्या ने हाँ में सर हिलाया और आदित्य चला गया। दिव्या नहाकर फ्रोजी लहंगा पहनकर बाहर आ गई। वो कमरे की बालकनी में जाकर बाल सुखाने लगी। आदित्य ने देखा दिव्या कमरे में नहीं है और बाथरूम भी खुला हुआ है तो उसे ढूंढता हुआ बालकनी में आ गया। देखा तो दिव्या बाल सुखा रही थी। हिलने के कारण उसका मंगलसूत्र भी हिल रहा था। दिव्या की कमर की करदन के हीरे सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक रहे थे, जिससे आदित्य की आंखें चौंधियाने लगी। दिव्या ने मुड़कर देखा तो आदित्य उसे ही देख रहा था।
दिव्या ने बालों में टॉवल लपेट ली और चुनरी ठीक की और उसकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? आदित्य जेब गया और ना में सर हिला दिया। दिव्या अंदर आ गई। आदित्य, आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, असल में कुछ दिखाना है। दिव्या ने टॉवल निकाला और स्टैंड में रखकर कहा, हाँ बोलिए। आदित्य ने दिव्या की आंख में पट्टी बांध दी। दिव्या ने पट्टी पर हाथ लगाते हुए कहा, आंखें बंद कर देंगे तो हम देखेंगे कैसे? आदित्य, दिखाते हैं, पहले नीचे तो चलिए। दिव्या दोनों हाथ आगे करके महसूस करते हुए उसके साथ सीढ़ियों तक आ गए। वो गिरने वाली थी कि आदित्य ने कहा, रुकिए, वहां सीढ़ी है। दिव्या, हम बिना देखे कैसे नीचे जाए? आदित्य ने दिव्या को गोद में उठा लिया। वो अचानक डरकर बोलने लगी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, छोड़िए। आदित्य ने उसे नीचे लाकर उतार दिया। दिव्या की आंखों पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। दिव्या ने हाथों को अपने हाथ से छूकर देखा और मुस्कुराकर बोली, आभा। दिव्या ने जल्दी से पट्टी खोली और मुड़कर देखा तो सामने आभा खड़ी थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। दिव्या उसे देखते ही खुशी से चिल्लाई, आभा, हमारी सहेली। दिव्या उससे चिपक गई। आभा ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो रानी सा बन गई हो। देखो ना, हमारी सहेली कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मजाक में ताना देते हुए, और कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी कि हमें अपनी शादी में बुलाना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। दिव्या ने रोते हुए उसे वापस गले लगा लिया। नहीं आभा, हम तुम्हें बताकर आए थे, पर तुम तब बेहोश थी। अब कैसी हो, और तुम यहाँ कैसे आई? आदित्य ने खांसा तो दिव्या ने उसकी ओर देखकर मन में कहा, ये आपने किया हमारे लिए? आदित्य ने आभा को कड़ी आवाज में कहा, आभा, आपकी सहेली तो आपकी याद में इतने बड़े महल में भी खुश नहीं थी। ऐसा कौन सा जादू कर रखा है? आभा ने मुस्कुराकर कहा, जीजू, ये प्यार का जादू है। और प्यार का जादू एक बार चल जाए तो पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। आभा और दिव्या बैठकर बात करने लगी। दिव्या, बहुत कुछ है जो तुमसे बताना है। आभा, मुझे भी बहुत कुछ कहना और सुनना है। आदित्य ने अर्जुन को आते देखा तो उससे कहा, अर्जुन, आप इन्हें महल दिखा दो, और हाँ, कोई अच्छा सा कमरा दे दो। ये जब तक यहाँ रहना चाहती हैं, तब तक रह सकती हैं। दिव्या शादी के पहले 1 साल इनके घर में रहकर आई है। हम नहीं चाहते दिव्या पर किसी का कोई एहसान रहे। दिव्या अब हमारा आत्मसम्मान है। आभा को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। आपसे ज्यादा जिम्मेदार कोई नहीं है। आदित्य अर्जुन को जिम्मेदारी देकर चला गया। अर्जुन ने मन में कहा, दिव्या भाभी सा तो फिर भी ठीक है, पर इनकी ये सहेली, ये तो पूरी ड्रामेबाज है। कहाँ इसकी जिम्मेदारी सौंप गए? दिव्या ने खड़े होते हुए कहा, चलो हम तुम्हें महल दिखाते हैं। आभा भी खड़ी हो गई। अर्जुन ने पास आकर कहा, भाभी सा, आप रहने दीजिए। हुकुम सा ने हमें ये काम दिया है। आपको और भी काम होंगे ना, जाए। दिव्या ने मना करना चाहा तो आदित्य ने आंख दिखाकर उसे डील याद दिला दी। जय। दिव्या चली गई और सोचने लगी कि इस बारे में वो और क्या कर सकती है। दिव्या कमरे की बालकनी में चली गई और खड़े खड़े सोच रही थी। आदित्य सा तो हमसे प्यार करते नहीं, तो भला वो हमारी परवाह क्यों करेंगे? हाँ, हम तो अब दोस्त हैं, उस नाते उन्हें हमारी परवाह करनी चाहिए। चलो पहले टास्क 1 कंप्लीट करते हैं। आदित्य सा के मन में अपने लिए परवाह जगाते हैं, पर वो हमारी परवाह करें, इसकी परवाह अर्जुन सा को क्यों है? बड़े अजीब दोस्त है दोनों, हम और आभा तो। दिव्या ने खुशी से कहा, यस, मिल गया आइडिया। दिव्या कमरे की ओर आई। वो हबड़ दबड़ में कुछ ढूंढने लगी। उससे सामान गिरने लगा और लकड़ी की अलमारी के ऊपर रखा सारा सामान दिव्या पर गिर गया। दिव्या ने सामान गिरने से बचाने के लिए हाथ लगाया तो धक्का लगकर अलमारी भी उस पर गिरने लगी। आदित्य कमरे के बाहर से गुजर रहा था। दिव्या की चीख उसके कान में जाते ही उसने खिड़की से अंदर का नजारा देखा तो भागकर आकर अलमारी पकड़ ली। आदित्य ने अलमारी पकड़ रखी थी और दिव्या ने डर के मारे आदित्य की कमर। दिव्या आंख बंद किए हुए आदित्य से चिपक कर खड़ी हुई थी। डर के मारे दिव्या की धड़कनें तेज थी। आदित्य ने अलमारी खड़ी की और दिव्या की ओर मुड़कर कहा, आप ठीक तो है ना? वो गुलाबो कहाँ रह गई? अगर आज आपको एक खरोच भी आ जाती तो हम। दिव्या ने बात काटते हुए कहा, उस बेचारी की क्या गलती? अलमारी तो हमारी गलती से गिर रही थी। सॉरी, अंदर का सामान भी खराब हो गया होगा ना? आदित्य, इट्स ओके। दिव्या, रियली ओके। आदित्य, वो तो आप हैं इसलिए। किसी और से हुआ होता तो उसकी तो शामत थी आज। दिव्या बैठकर नीचे गिरा सामान उठाने लगी। आदित्य ने उसे पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, आपको भूलने की कोई बीमारी है? दिव्या ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं तो क्यों? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तो आप बार बार भूल क्यों जाती है? दिव्या ने सोचते हुए कहा, क्या? आदित्य, यही कि आप रानी सा है, ये सारे काम आपके नहीं है। आदित्य ने आवाज दी, बाहर जो भी हो, आओ जरा अंदर। एक आदमी अंदर आ गया और आदित्य के इशारे पर सफाई करने लगा। दिव्या कमरे से बाहर चली गई। उसने सोचते हुए कहा, टास्क 1 हो गया क्या? पर हमने जो सोचा था वो तो करना ही नहीं पड़ा। बैठे बिठाए कंप्लीट। दिव्या बिना देखे बाहर खुद में ही चली आई और अचानक गुलाबों से टकरा गई। गुलाबो, रानी सा, थे अठे के कर रहे हो?
थको तो रसोई में रसोइये पूछ रहे हैं कि थे के खाओगे, मैंने बताओ के बनाने बोल दूं। दिव्या, मानते हैं हमें राजस्थानी आ जाती है, पर प्लीज हिंदी में बात नहीं कर सकते, वो समझने में ही 1 मिनट लग जाता है। गुलाबो, जैसा थे ठीक समझो, कोशिश करूंगी था के लाने। दिव्या, आभा तो पहली बार राजस्थान आए हैं, उसके लिए लिट्टी चोखा और दाल बाटी चूरमा बनवा लो। और आदित्य सा के लिए सोचने के बाद उनके बारे में तो मुझे नहीं पता। गुलाबों ने सर पीट कर कहा कि करूं मैं थाका, ते तो बिल्कुल भोली हो, बींद है वो थाके, और थन्ने नहीं पता कि उन्हें के पसंद है, तो जाओ पता करो। कहवे से मर्द के दिल को रास्ता पेट से होकर जावे से, उनकी बिंधनी होवे के नाते इतना तो पता होना चाहिए। दिव्या को गुलाबों की बात सही लगी, उसने दुपट्टे के छोर को दोनों हाथों से मरोड़ते हुए धीरे से कहा, अच्छा। गुलाबो, अच्छा नहीं, हाँ, अब जाओ, जाकर पता करो। दिव्या ने हाँ में सर हिलाया और जाने लगी, फिर मन में कहा, यहां तो पता ही नहीं चलता कि मैं रानी सा हूं, सारे ही हम पर हुकुम चलाते हैं। पर आज गुलाबों ने सही कहा, मुझे आदित्य सा की पसंद नापसंद पता होनी चाहिए। वक्त देखकर इनसे बात करती हूं। दिव्या कमरे में आ गई और दरवाजा लगा लिया। आदित्य ने हैरानी से उसे देखा। यहां एक तरफ अर्जुन आभा को महल का कोना कोना दिखा रहा था। आभा ने मजाक करते हुए कहा, आप हमेशा ऐसे चुप ही रहते हैं? अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे बेवजह बोलने की आदत नहीं। आभा ने ताली बजाकर कहा, वाह, वेरी गुड, जब आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ लकी होगी, जिसे सिर्फ सुनने वाला पति मिलेगा। अर्जुन, ना मुझे ज्यादा बोलना पसंद है और न ही ज्यादा सुनना। आभा चुप हो गई। आभा को महल के सेवक ने ठंडी लस्सी लाकर दिया। आभा ने ले ली और पीते हुए आगे बढ़ी। आभा ने तांबे का इतना लंबा ग्लास देखते हुए कहा, यह कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, इतने में तो 2 लोग पी सकते हैं, नहीं? अर्जुन कुछ कह पाता इसके पहले ही वो बोल पड़ी, आप लोग इतना सारा एक बार में पी जाते होगे ना? हाँ, सारा दिन मेहनत करते होगे तो खुराक तो बढ़ेगी ही। अर्जुन ने एक कमरा दिखाते हुए कहा, यह कमरा कैसा लगा? आभा ने अंदर जाकर देखते हुए कहा, हम नाइस, किसका कमरा है? अर्जुन, आपको पसंद आया तो आपका ही है। आभा ने अपना पर्स रखा और पलंग पर कूदकर बैठी। वाओ, ये तो बहुत सॉफ्ट है। आभा बैठकर ही उचकने लगी। अर्जुन, मैं जाऊं? अगर आपको कुछ चाहिए तो बाहर जो दिखे उससे ही बोल देना। अर्जुन चला गया। दिव्या ने कमरे की दरवाजा लगाया तो आदित्य ने उसे हैरानी से देखा। दिव्या ने धीरे से कहा, हमें कुछ देर बात करनी है, थोड़ा समय मिलेगा? आदित्य ने घड़ी देखी, उसे बाहर जाने में अभी थोड़ा समय था। ठीक है, बोलो, क्या बात हो गई? वो, बैठिए ना, हमें जरूरी बात करनी है। आदित्य बैठ गया। दिव्या ने खिड़की पर पर्दा लगा दिया और पास आकर बैठ गई। उसने हिचकते हुए कहा, वो, हमें कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं? आदित्य ने उसके चेहरे पर टेंशन देखकर कहा, क्या बात हो गई, कुछ चाहिए था आपको? दिव्या, हमें कुछ पूछना है, पर समझ नहीं आ रहा उसके बाद आप क्या सोचेंगे। आदित्य, मैं इतना नहीं सोचता। दिव्या, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आदित्य ने 1 मिनट रुक कर कहा, कुछ नहीं। दिव्या, अच्छा, तो हमारे पूछते ही इस 1 मिनट में जो ख्याल आया ना, वही आपकी फेवरेट डिश है, सच बताइए। आदित्य, हमें मासा के हाथ का बना घेवर, खाने में गट्टे की सब्जी और मीठे में मालपुआ पसंद था, पर उनके जाने के बाद हमने कभी घेवर नहीं खाया, या यूं कहें अब खाने की इच्छा ही मर गई। अब हमें ऐसे कुछ भी पसंद नहीं है, पर सब खा लेते हैं। आदित्य के इतना कहने पर दिव्या ने उसके हाथ में हाथ रखकर कहा, हम दोस्त है ना? आदित्य, हाँ। क्यों? दिव्या, कुछ नहीं। आप अपनी मासा को मिस करते हैं? आदित्य ने हाथ हटाते हुए कहा, आप अपनी माँ को मिस नहीं करती? दिव्या, करते हैं, बहुत करते हैं। आदित्य चुप रहा। देखिए, अपनों की याद सताना बुरा नहीं, ये तो इंसानी फितरत है, और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को मिस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कमजोर है। बोलिए ना, करते हैं मिस? आदित्य ने हाँ में सर हिला दिया। दिव्या, आपको रॉयल ब्लू कलर पसंद है? आदित्य ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? दिव्या, हमने आपको पहली उसी रंग में देखा था, इसलिए। आदित्य ने दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा, यानी आपको लाल रंग पसंद है? दिव्या ने भी उसी हैरानी से देखते हुए कहा, आपको कैसे पता? आदित्य, हमने भी उसी रंग में देखा था। दिव्या ने हंसते हुए कहा, पता है आपको, हमने तो जब आपको पहली बार देखा था तब आपको नहीं, सिर्फ आपके हाथ के इस टैटू को देखा था। आदित्य ने हैरानी से कहा, आपने तब आरती के वक्त हमारी शक्ल नहीं देखी? दिव्या ने ना में सर हिला दिया। आदित्य, सच में, तुमने तब मुझे नहीं देखा था? दिव्या, नहीं, उसकी अगली रात जब आपने हमारी इज्जत बचाई थी, तब हमने आपको पहली बार देखा था, और टैटू के कारण आपको पहचाना था। आदित्य हंसने लगा। उसे हंसता देख दिव्या भी मुस्कुरा दी। अर्जुन कमरे के बाहर से जा रहा था। उसने आदित्य के हंसने की आवाज सुनी तो रुककर सुनने लगा। आदित्य, दिव्या, आप सच में कमाल है। दिव्या उठ गई। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, रसोई में बोलकर आते हैं क्या बनना है शाम के लिए।
दिव्या रसोई में चली गई और आदित्य बिजनेस के सिलसिले से बाहर चला गया। दिव्या अपने साथ गुलाबों को भी ले आए क्योंकि वो जानती थी कि उसके अंदर जाते ही सारे लोग बाहर चले जाएंगे। दिव्या के आते ही सभी मर्द बाहर निकल गए। गुलाबों ने हैरानी से कहा, आपके आने पर जे लोग क्यों चले गए? दिव्या ने उसे बताया, महल की मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुलाबों ने रसोई देखी तो हैरान होकर घूमकर पूरा देखते हुए बोली, जे रसोई है जो तो महारे पूरे घर से भी बड़ी है। दिव्या ने सर से पल्ला हटाया और गुलाबों से रेसिपी पूछ पूछ कर खुद ही कुछ बनाने लगी। गुलाबो थे मत करो सा, महारे होते हुए थाको करन पड़ रहा है, जे महारे लिए शर्म की बात है। दिव्या, ये तो मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ। कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। गुलाबो पर थे। दिव्या, शाह कितना बोलती हो, रुको भी, अच्छा ये ड्राई फ्रूट काट कर दे दो। गुलाबो ने ना समझी से देखा तो दिव्या ने हाथ में देकर कहा, ये सूखे मावे। गुलाबो, मैं ना थोड़ी कम पड़ी सू, अंग्रेजी में कमजोर हूँ। दिव्या, हम राजस्थानी है पर राजस्थानी में कमजोर है। दिव्या हंसने लगी। कुछ घंटों बाद दिव्या रसोई से बाहर आ गई। दिव्या के आते ही गुलाबो जाकर नौकरों को रसोई में बुला लाए। दिव्या आकर सोफे पर बैठ गई। आभा भी नीचे ही आ रही थी। उसने उतरते हुए दिव्या को देखा तो जल्दी जल्दी उतरकर पास आ गई। आभा ने पास बैठकर उसे छेड़ते हुए कहा, तेरे तो मजे ही मजे हैं यार, इतना बड़ा महल, इतना हैंडसम पति और सोने पे सुहागा, वो हुकुम सा निकले, तेरे तो बड़े ठाठ होते होंगे नहीं? दिव्या ने मुस्कुरा कर कहा, छोड़ ना ये सब, तू ये बता सच में ठीक है ना? और यहाँ वहां देखकर हॉस्पिटल के बिल में पैसे तो कम नहीं पड़े ना? सब हो गया ना अच्छे से? आभा ने हैरानी से पूछा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? और तूने ये तो बताया ही नहीं, तेरी शादी हुकुम सा से कैसे हो गई? दिव्या ने उदास होते हुए कहा, छोड़ ना यार, बहुत लंबी कहानी है। आभा, तो शॉर्ट में बता दे, बोलना। दिव्या, नहीं बता सकते, बस तुम इतना जान लो, किसी के कर्ज को चुकाने के लिए हमने दूसरा कर्ज ले लिया। आभा के कुछ समझ नहीं आ रहा था। आभा, अरे मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक से बताना, बातों को घुमा क्यों रही है? दिव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर उसे गुलाबो आती हुई दिख गई और उसने उसकी ओर इशारा कर दिया। गुलाबो ने दिव्या के सामने लस्सी का ग्लास किया। दिव्या ने लस्सी का ग्लास उठाया और पीने लगी। आभा ने देखा वो पास ही बैठ गई है तो उसने बात ही बदल दी। और बता, कैसी रही सुहाग रात? सुनते ही दिव्या को ठसका लग गया और उसकी एक आंख से आंसू आ गया। गुलाबो ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अरे रानी सा, शर्माओ मत, मैं के गेरसू, आप महारे सामने बात कर सकते हो? आभा ने दिव्या की शक्ल देखकर मन की बात जान ली और हैरानी से कहा, अब ये मत कहना अभी तक तुम्हारी सुहागरात नहीं हुई। दिव्या सर झुकाकर नीचे यहां वहां देखने लगी। आभा और गुलाबो ने साथ में सर पर हाथ मारकर कहा, हे भगवान, गुलाबो थे पहले बताते, मैं तो खुद थारे लिए अच्छी सजावट कर देती। आभा ने मन में कहा, ओह गॉड, कितना बोलती है ये। दिव्या ने गुलाबो की ओर देखकर कहा, तुम जरा रसोई घर में उनकी मदद करो ना, और सुनो, लिट्टी चोखा बनते वक्त उसमें घी ज्यादा डलवा देना। गुलाबो चली गई। आभा, हाँ तो बता। दिव्या ने हैरानी से कहा, हमारे बीच क्या हुआ, क्या नहीं इसमें तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है? आभा, अरे मैं शादी की बात कर रही हूँ। अब बता, क्योंकि तूने ऐसे अचानक शादी? क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि तू बिना मजबूरी के इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी नहीं ले सकती थी। तुझे तो बिजनेस फील्ड में आगे जाना था। ये शादी, जोड़ा, गहने, ये सब का शौक तो तुझे कभी था ही नहीं। बोलना। पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता था, पर अब मजबूरी का नाम दिव्या, क्योंकि तूने ऐसे शादी? दिव्या ने दोनों कानों में हाथ रखकर कहा, प्यार हो गया था हमें और पैसों की लालच में कर ली शादी। आभा, तो क्या अर्जुन ने भी ये सुन लिया था? अर्जुन ने आभा को इशारे से जाने के लिए कहा तो वो जाने लगी। अर्जुन ने दिव्या को अकेले में डांटते हुए कहा, आप सबको क्यों बता रही हैं कि ये शादी पैसों के बदले हुई है? दिव्या ने डरते हुए कहा, नहीं, वो हम तो। अर्जुन ने देखा दिव्या उससे डर रही है तो घुटनों के बल बैठकर कहा, माफ कीजिए रानी सा, मैं आपसे ऊंची आवाज में बोल गया। आप जो चाहें सजा दे सकती हैं। दिव्या अर्जुन के इस बर्ताव से हैरान थी। दिव्या, ये आप क्या कह रहे हैं? दिव्या को लगा शायद आदित्य ने उन्हें देख लिया है इसलिए अर्जुन ऐसे कर रहा है, पर जब उसने आसपास देखा तो आदित्य नहीं था। अब दिव्या और हैरान थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।